फीफा एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान एवं फीफा एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान। ये कार्यक्रम अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एवं कृषि क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों और किसानों के बीच इतने बड़े पैमाने पर सीधा संवाद हो रहा है। नाफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार चड्डा जी के मार्गदर्शन में 19 दिसंबर 2020 को शुरू हुए इस कार्यक्रम की हर कड़ी नाफेड और फीफा के सदस्यों को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। मैं नाफेड और फीफा की तरफ से वेलकम करता हूँ। तो जैसे आपको मालूम है कि नाफेड ने फीफा को जैसे टेक ओवर किया, अब उसका जो रोल है उसको कैसे नेशनल लेवल पे हम करें, तो वी हैव बीन ट्राइंग। हमने अभी तक मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी कि नेशनल लेवल पे एक हमारी एफपीओ की बॉडी बने जिससे हम पॉलिसी लेवल पे नेशनल लेवल पे हम कैसे इंटरवीन कर सके और जो एफपीओज हैं उनको हैंड होल्डिंग करें, जो नए रिफॉर्म नई स्कीम्स हो रही हैं उसमें कैसे वो लाभ ले सके उसका, उनका बिजनेस प्लान कैसे रोबस्ट हो। उसके साथ साथ नाफेड का जो अपना नेटवर्क है पूरे इंडिया में मार्केटिंग का, उसमें जहां जहां एफपीओज को जरूरत है उनको हम कैसे जोड़ सकें। तो इसके अंतर्गत ही हमने 2-3 प्लान बनाए। एक कि एफपीओज के साथ मिलके, कोऑपरेटिव्स के साथ मिलके हम आउटसाइड दी एपीएमसी छोटी मंडियां बनाएं, ऐसी मंडियां बनाएं जहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ये डिसाइड किया कि उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, ये फैसिलिटी हो और प्री कूलिंग फैसिलिटी हो जहाँ पे फ्रेश और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का है। तो अभी हमने 2 मंडियों को स्टार्ट किया है। तो हम चाहेंगे कि जो बाकी एफपीओज हैं हमारे भाई, वो भी अगर क्लस्टर में कहीं हैं 10 एफपीओ 15 एफपीओ जहाँ पे वायबिलिटी आती है, तो उसमें फीफा की तरफ से ऐसी मंडी जहाँ पे भी बनेगी उसमें उसका डीपीआर बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रपोजल बना के बैंक को देना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन लेके देना, और जहां चाहिए वहां नाफेड का इक्विटी भी हम उसमें दे रहे हैं। कहीं पे 15% है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, सो दैट नाफेड का हैंड होल्डिंग रहेगा। और हमारा पोर्टल जो है वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट उसमें करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए। और इसमें ज्यादा से ज्यादा बायर्स पूरे कंट्री के हम इसमें जोड़ेंगे ताकि इसको बाद में हम ई नैम के साथ भी जोड़ पाए। तो इस परिकल्पना के साथ हमने ये डिसाइड किया कि हम फीफा को स्ट्रेंथन करें, ज्यादा से ज्यादा एफपीओज को साथ जोड़ें। तो ये प्रोसेस अभी सुदर्शन जी हमारी टीम के हेड हैं, उन्होंने शुरू किया है और 450 के आसपास एफपीओ जुड़ चुके हैं। फीफा में अभी पंजाब हरियाणा से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके आसाम तक पूरे देश में अभी 485 के ऊपर मेंबर्स जुड़ गए हैं। और उसी के साथ जो 4 बड़ी फेडरेशन हैं जैसे कि महा एफपीसी है, वैपको है विदर्भ महाराष्ट्र की, फिर कर्नाटका फार्मर्स महा सोसाइटी है, उन्नत कृषि है राजस्थान की, और वैसे ही मध्य प्रदेश में प्लाउमैन एफपीसी है, मध्य भारत फेडरेशन है, ये भी फीफा के साथ जुड़े हुए हैं। तो फीफा का विजन है कि जो भी एफपीओज है, और एफपीओ का शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोऑपरेटिव भी आते हैं और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी आती है। तो ये सारे एफपीओज को नई नई तकनीक पहुंचाना, जो इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस है वो दिलाना, उनका मार्केट लिंकेज कराना, ताकि अपनी उत्पाद जो है वो अच्छे मार्केट्स में बेच सके और उससे ज्यादा आमदनी पा सके। नाफेड एवं नाफेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फीफा से जुड़ने वाले सभी एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य भी अपने भविष्य को लेकर आशान्वित नजर आ रहे हैं। हमारे एफपीओ में शुरुआत में 1000 मेंबर थे। आज हमारे एफपीओ में 1200 से अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं। हमारे एफपीओ में मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन होता है। सब्जियों के उत्पादन के साथ किसान अनाज भी पैदा करते हैं। हम बड़े ही उत्साहित हैं कि नाफेड की संस्था फीफा में जुड़ने का हमें अवसर मिला। हमें आशा है कि नाफेड की संस्था फीफा के साथ जुड़ के बाजारीकरण में हमें भविष्य में और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। धन्यवाद। पहले
हमारे एपीसी के साथ 250 फार्मर्स जुड़े हुए थे। अभी लगभग 500 हो गया हम लोग। और हम लोग बेसिकली केला के उत्पादन के लिए काम कर रहा है। और हम लोग नाफेड की संस्था फीफा के साथ काम करने से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोगों को नाफेड के साथ काम करने के लिए और सारी सुविधाएं मिलेगा और हमारे व्यवसाय का बहुत उन्नति आशा करता हूँ जी। धन्यवाद। इस ट्रस्ट में हम लोग कुल महिलाएं जुड़े हुए हैं 1700। जो 1700 में हम लोग 1100 महिलाएं हैं जो सब्जी का खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और जो 600 इधर बच रहे हैं वो हम लोग धान, मड़ुआ, उड़द, बादाम, अन्य इस तरह का खेतीबाड़ी कर रहे हैं। नाफेड के संस्था फीफा के साथ जुड़कर हम लोग को अच्छा लग रहा है कि हम लोग का गुमला में जो मंडी बन जाए तो हम लोग यहीं पर हम लोग का जो खेती बाड़ी हो रहा है उसको हम लोग बेच सके अच्छे से, और हम लोग का महिला किसान लोग को भी अच्छा मुनाफा मिल सके ताकि दूर भेजना ना पड़े। हम आदिवासी किसान प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं और हम बीज उत्पादन का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ गेहूं, चने, सोयाबीन का हम बीज उत्पादन करते हैं। और इस बार हमने नेफेड के साथ जुड़ के प्याज खरीदी का काम किया, उससे हमारे को बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। और हम इस बार अभी फीफा से जुड़ गए हैं और उनके साथ मिलके हम जो काम करेंगे तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे को अधिक से अधिक फायदा और हमारे किसान भाइयों को भी फायदा हो, बस यही आशा है। हर गुजरते सप्ताह के साथ हम अपने सदस्यों के लिए लाते हैं कृषि की नई तकनीकों पर सीधे उत्पादकों के साथ चर्चा एवं एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान के तहत कृषि से जुड़े तमाम मुद्दों पर विशेषज्ञों से सीधे संवाद के अवसर। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स का चेयरमैन होने के नाते मैं सुनील खैरनार आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में 2016 से कार्यरत है। इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन ने सफलतापूर्वक 100 से अधिक एग्री और फूड स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की है। आईसैप जो कि इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन की पेरेंट बॉडी है, 2001 से भारत में लगभग 20 राज्यों में लाखों किसान परिवारों के साथ जुड़ी हुई है। नाफेड फीफा के साथ सीबीबीओ एवं टेक्निकल पार्टनर के रूप में भी आईसैप काम कर रही है। और हमारे इस प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए नाफेड और फीफा के साथ साथ हम खास तौर पे नाफेड एमडी श्री संजीव कुमार चड्ढा जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में 100 से अधिक एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटीज जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि लगभग 1 लाख के आसपास किसान परिवार इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बार हमारे कार्यक्रम के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फीफा एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं स्टार्टअप्स से जिन्होंने कृषि उद्यमिता यानी कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में बेहतरीन योगदान किया हुआ है। प्रोग्राम का दूसरा भाग होता है, उसका हमने नामकरण इस तरह से किया है, फीफा एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान। इस श्रृंखला में उसका उद्देश्य है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एफपीओज को प्रबंधन और साथ ही साथ अपने संगठनों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उद्यमशीलता क्षमताएं यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के निर्माण में मदद करना है, उस दूसरे कार्यक्रम का उद्देश्य। इस वेबिनार में पधारे हुए
फीफा के मेंबर एफपीओज एवं नाफेड की मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। जो फीफा के मेंबर नहीं है, हम उन्हें आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द फीफा के मेंबर बने, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में नाफेड के विजनरी एमडी चड्ढा साहब मौजूद हैं। आपने नाफेड में एमडी का पद जून 2016 से संभाला और संगठन में बहुत बड़े बदलाव कर उसे एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और आर्थिक रूप से मजबूत संगठन बना दिया। आप केवल नाफेड में ही नहीं पर नाफेड के बाहर भी बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, एक इंस्पिरेशन है। चड्ढा जी ने जूलॉजी और फॉरेस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है और जूलॉजी में उन्होंने पीएचडी भी हासिल कर रखी है। उन्होंने उड़ीसा सरकार में और भारत सरकार में दोनों में विगत वर्षों में काम किया हुआ है। उन्होंने उड़ीसा में हाईटेक हॉर्टिकल्चर की शुरुआत की और बड़े पैमाने पे छोटे और सीमांत किसानों के साथ काम किया और नए फसलों में जैसे केले, अमरूद, सब्जियां आदि उन्होंने शुरुआत वहां पे की। इसके अलावा आप किसानों की आय बढ़ाने के लिए, एग्री वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए अभी बहुत जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। नाफेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक वट वृक्ष की तरह है। लगभग वही काम एमडी साहब के विजन से फीफा एफपीओ सेक्टर के लिए करने जा रहा है। एफपीओज में एफपीसीज भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। एमडी साहब चड्ढा जी और एएमडी श्री पंकज प्रसाद जी के मार्गदर्शन से और आईसैप के टेक्निकल पार्टनरशिप से फीफा मार्केट लिंकेजेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने जा रही है। कार्यक्रम के पहले भाग की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एमडी साहब संजीव कुमार चड्ढा जी को कि वो आए और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें। खास करके जो वाशी में नाफेड फीफा फैसिलिटेशन सेंटर शुरू करने जा रहा है उसके बारे में अपने विजन से अवगत कराएं। आई इनवाइट चड्ढा साहब टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस मीटिंग। जैसा कि सुनील जी ने बताया कि हमारी टीम फीफा की जो है, पंकज हमारे एमडी हैं, नाफेड के एमडी हैं, फीफा के एमडी हैं, और सुदर्शन जी जो हैं, और आईसैप की टीम जो कमल और उनकी टीम सब मिलके इस तरह के जो प्रोग्राम है हर हफ्ते हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे एफपीओज और सोसाइटीज जो हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे मेंबर नहीं भी हैं, वो भी इसमें भाग लें। उनसे हम नई नई टेक्नोलॉजी जो है, जो एग्रीकल्चर में आ रही है, उसको शेयर करते हैं, उसको शेयर करें और कैसे किसान भाई उससे फायदा लें, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और आपके जो प्रश्न होते हैं वो आपको या तो उत्तर दिए जाते हैं या आपसे हम ईमेल से आपको रिप्लाई भेजते हैं। तो आज का जो विषय है, जैसे आपको पता है कि सरकार ने नए जो कृषि कानून लाए हैं, उसमें ये एक अवसर है कि जिसमें एफपीओ सोसाइटीज मिलके एपीएमसी के बाहर अपनी छोटी मंडियां बनाएं, छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रेडी करें। तो हमने नाफेड की तरफ से एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमने ये सोचा कि जो एफपीओ, जो सोसाइटीज ऐसा काम करना चाहती हैं, उनके साथ हम मिले, उनको हैंड होल्ड करें और इस तरह की छोटी छोटी मंडियां स्थापित कराएं। तो महाराष्ट्र में हमने शुरुआत की है, मध्य प्रदेश में भी काम चल रहा है। तो इसमें हमारा जो आइडिया ये है कि जो छोटी मंडी हम बनाएंगे उसमें एफपीओज का 80 से 90%, 75% से ऊपर ओनरशिप एफपीओज का रहेगा या सोसाइटीज का रहेगा, वही उसको मैनेज करेंगे। नाफेड की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हम देंगे और उसके बाद जो एसेइंग की फैसिलिटी है, क्वालिटी चेक की फैसिलिटी है, उसमें हम फैसिलिटेट करेंगे। सारे बायर्स को हम लाएंगे पोर्टल पे, और जो भी हमारे मेंबर हैं, फार्मर्स हैं, जो किसान एफपीओज के मेंबर हैं, वो लोग अपना सामान वहां पे बेच पाएंगे। बट आप कैसे बेचें, उस पर फिजिकली भी बेचेंगे और पोर्टल पे भी। उसमें जैसा आपको मालूम है कि हमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, ये सारी फैसिलिटीज की जरूरत है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो छोटी मंडी बनेगी, जिसको एफपीओज चलाएंगे या सोसाइटीज चलाएंगी,
उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे आप वेइंग ब्रिज है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग ये है, और क्लीनिंग, ड्राइंग, ये फैसिलिटीज उसमें रहेगी। और सारी इनपुट्स उसमें सेल होंगी, जो भी किसान आए अपनी इनपुट्स लेके जाएं वहां से। फिर ट्रेनिंग भी हम उसमें डिसेमिनेशन करेंगे वीडियोस बना के हर क्रॉप्स के ऊपर, तो काम आगे बढ़ता ही जाएगा। तो छोटी मंडी जो आप करोगे उसमें सर्विस चार्ज लोगे, जो सर्विस आप किसान को दोगे उसके बदले में 50 पैसा, 1 रुपया पर केजी आप किसान से लोगे, सो दैट आपकी मंडी का खर्चा निकलेगा। और मंडी में जो भी डीपीआर बनना है वो हम फीफा की तरफ से बना के देंगे। जो लोन लेना है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से एफपीओ को, वो भी हम फैसिलिटेट करेंगे, उसका एप्लीकेशन बैंक को दिलवाएंगे और सैंक्शन करवा के देंगे। और जो भी सब्सिडी दिलानी है गवर्नमेंट से उसमें भी हम उसमें हेल्प करेंगे। तो इतनी जो हैंड होल्डिंग है वो नेफेड की तरफ से, फीफा की तरफ से होगी। और जो सर्विस चार्ज होगा वो आपस में शेयर करेंगे। थोड़ा जो मैक्सिमम भाग है उसका वो एफपीओज और सोसाइटीज रखेंगे, 15-20% जो है वो देंगे, सो दैट फीफा का खर्चा उसमें से निकले। इसमें कोई प्रॉफिट करने की बात नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि जो हम कह रहे हैं कि एपीएमसी के बाहर एक सुविधा मिल रही है किसान को, अपने जहां वो रह रहे हैं फार्म गेट के पास, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर उसमें अच्छा रेट मिलेगा तो किसान वहां बेचेगा, नहीं बेचना है, अगर कोई फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स हैं उसको रखेंगे, अगले दिन देंगे, उसमें प्री कूलिंग की फैसिलिटी होगी, खराब नहीं होगी, क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। तो जहां भी एफपीओ सोचते हैं कि उनके यहाँ मंडी बन सकती है या उनके पास जमीन है या बनाना चाहते हैं, तो वो हमारी फीफा की टीम को कांटेक्ट करेंगे, हम उसमें निश्चय उनको जो भी सहयोग होगा अपनी तरफ से करेंगे। अब आइए वाशी में, आपको जैसे मालूम है मुंबई देश का सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है, वहाँ पे डिमांड है। हमारे सोसाइटीज और एफपीओस वो सारे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ लेके जाएं और मार्केट में एक्सेस करें, तो इसलिए उनके पास कोई वहाँ सुविधा नहीं थी। तो हमारे पास वाशी में हमारा बहुत बड़ा गोडाउन था, वहाँ पे हमने एक छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसको रेडी किया है हमने, 50 लाख से ऊपर उसमें खर्चा किया है, कि जिसमें सारे एफपीओ जो अपना सामान लेके आए, वहाँ पे ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके, वहां से मार्केट में सप्लाई करें, रिटेल में करें, होलसेल में करें, जैसे भी उनको करना है करें। और जो एक बेसिक मिनिमम सर्विस चार्ज है वो वहां पे देंगे। तो इस मॉडल के ऊपर आपको आज पवार जी आज एक प्रेजेंटेशन करेंगे। उनको हमने नोडल वहां रखा है अपने साथ, हमारा एक एमओयू उनके साथ हुआ है। और सारे जो एफपीओ गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो और कर्नाटक के उत्तरी भागों से जो भी लोग मुंबई लेके जाना चाहते हैं वो इस फैसिलिटी का यूज कर पाएंगे। और धीरे धीरे उसमें जो भी और एडिशनल फैसिलिटी होगी वो वहां पे डेवलप करेंगे। उसके लिए हम उसको मंडी भी घोषित कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। पहले फेज में इमीडिएटली हम ये कर रहे हैं कि मार्केट लिंकेज के लिए आपको एक फैसिलिटेशन सेंटर वहां बना रहे हैं, जहाँ पे आप सीधा अपना ट्रक से सामान लेके आ सके, अनलोड करें, और जितनी आपको जरूरत है उतना ही आप वहां से सप्लाई करें। वहां भी जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उसमें सारे बायर्स जो हैं बॉम्बे के, वो बड़े बड़े बायर्स को हम वहाँ पोर्टल में ले आएंगे। एनईएमएल की टीम हमारी उस पर काम कर रही है, उनको लाएंगे और वो लोग आपके सामान को, क्वालिटी को पैक करके उसमें रखेंगे, बिड लगाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा होलसेल में आप बेचिए, जो आपको रिटेल में बेचना है वो आप रिटेल में बेचेंगे। तो ये सुविधा हम बॉम्बे में दे रहे हैं सारे एफपीओस को और सोसाइटीज को। तो मुझे आशा है कि आज जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें आप लोग लाभ लेंगे, और जो भी सुझाव बाद में आएंगे वो फीफा की टीम हमारी नोट करेगी और हम उसमें काम करेंगे मिलकर। तो मैं फिर से अपनी टीम, सुनील जी को, पंकज और कमल जी को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज छुट्टी वाले दिन, बहुत ठंड है दिल्ली में, फिर भी इन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। हर शनिवार को हम लोग मिलते हैं इस तरह से। तो जो भी सुझाव आपके आएंगे नेफेड की तरफ से हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें। थैंक यू एमडी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के दूसरे भाग यानी फीफा एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान के अंतर्गत हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री नरेंद्र पवार जी से, जो कि स्वामी समर्थ शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी के निर्देशक है एवं फाउंडर हैं। पवार जी अपने आप में सारे एफपीओ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। मार्केट लिंकेज जो एफपीओ कार्य प्रणाली में एक कमजोर कड़ी होती है, उसी पर पवार साहब ने काम किया 1 दशक से।
और अपनी संस्था के माध्यम से पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ के आसपास के कृषि उत्पाद की मार्केटिंग करने में सफल रहे। पुणे और मुंबई शहरों में पवार साहब लगभग 24 किसान आठवड़े बाजार मतलब साप्ताहिक बाजार चलाते हैं, जिसके बारे में वो खुद जानकारी आप सब लोगों से साझा करेंगे। वहां पर 70 गांव से लगभग 4,500 किसान परिवार जुड़े हुए हैं सप्लाई करने में। उन्होंने जो सिस्टम एक खड़ा किया हुआ है। पवार साहब खुद किसान परिवार से हैं और आपको रोचक बात यह है कि वो सासवड़ जिले में वाल्हे करके गांव है जिसमें संत वाल्मीकि ने जन्म लिया था। उन्हीं के गांव से पवार साहब भी आते हैं। एमडी नाफेड और उनकी टीम ने पवार साहब को आईसेप के रिकमेंडेशन पे वाशी में फैसिलिटेशन सेंटर चलाने की जिम्मेदारी दी है। बड़ी जिम्मेदारी है। पवार साहब ने के 10 साल का अनुभव और नाफेड एवं फीफा के साथ जुड़ाव, इससे आने वाले भविष्य में हजारों किसान परिवारों की जिंदगियां बदल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं श्री नरेंद्र पवार जी को निवेदन करता हूं कि इस वेबिनार में पधारे सभी सदस्यों को वो अपने चुने हुए विषय पे संबोधित करें। पवार साहब। नमस्कार। सभी भाई लोगों को पहले नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा और आईसेप की टीम का धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें आज यहाँ पे बुलाया और मौका दिया कि लोगों के सामने हमारा काम और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, सुनील जी हो, कमल जी हो, उसके बाद फिफा के जो हमारे वर्किंग पार्टनर है सुदर्शन जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा नाफेड चड्डा सर, प्रसाद सर, यहाँ के ब्रांच मैनेजर पुनीत जी, कि इसलिए नहीं कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे काम करने का, इसीलिए ज्यादा कि आपने समझा कि फार्मर लोगों की या फिर अभी जो सिचुएशन है इसकी डिमांड क्या है। जनरली अभी जब फार्म लॉ आ गए यहाँ पे तो सबको पता चला कि क्या होगा। अभी तो फार्म लॉ है जो आए इसलिए कि हम फार्मर क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छा प्रोड्यूस बनाए और उसके लिए अच्छा मार्केट मिले हमें। तो मार्केट किस तरह से मिलता है, तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है ग्राहकों की, उसको अच्छी तरीके से फुलफिल करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छे प्रोडक्शन रहेगा, अच्छी सप्लाई चेन रहेगी और अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटीज रहेगी। तो हमने एक 10 साल पहले स्वामी समर्थ फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ने 10 साल पहले यहाँ पे काम चालू कर दिया, इसी तहत कि हम अपना जो प्रोड्यूस है वो खुद कंज्यूमर को बेचे, कंज्यूमर के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन बने और कंज्यूमर ने जो हमारे प्रोड्यूस के लिए पैसा दिया है वो डायरेक्ट फार्म तक आए, फार्मर तक आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि एक ऐसी सिस्टम बनाते हैं जहाँ से हम अपना खुद का प्रोड्यूस बेच सकेंगे, ग्राहक की जो डिमांड है वो पूरी कर सकेंगे और जो वैल्यू एडिशन कहते हैं जिसको, वो हम करके एक अच्छा प्राइस हमें दे दे और फार्मर और कंज्यूमर दोनों जो सोसाइटी के प्लेयर है दोनों को एक अच्छी सर्विस यहाँ पे दे दे। हमने 2010 में चालू किया। हमारी जनरल टीम जो है वो सब MBA किए हुए लड़के हैं, फार्मर बैकग्राउंड के है। तो हमने यहाँ पे पूरी जो सिस्टम है अभी की जो सप्लाई चेन है मार्केट की, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, फार्मर को क्या नुकसान होता है, कंज्यूमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको किस तरह से पूरी कर सकते हैं और इसके लिए कैसी सप्लाई चेन चाहिए। हमने स्वामी समर्थ कंपनी की तरफ से एक काम चालू कर दिया। पहले तो हम पुणे और मुंबई के जो हाउसिंग सोसाइटीज है वहाँ पे डायरेक्ट जाके माल बेचते थे। 1-2-3 साल हमने वो डायरेक्ट सोसाइटी में सेल करने का काम कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट लाना चाहा, क्योंकि हर एक APO को, हर एक फार्मर ग्रुप को वहाँ पे बेचना थोड़ा मुश्किल है, उनका मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने सोचा कि ऐसे जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल फार्मर लगाएंगे तो वो थोड़ी मुश्किल बात है। तो हमने उसके लिए सोचा कि एक फार्मर मार्केट जैसा एक हम कंसेप्ट लाते हैं जिसमें रिटेल सेल करेंगे और हर अलग अलग एरिया से फार्मर जो है उनका प्रोड्यूस वहाँ पे लाएंगे और सीधा किसानों की तरफ से ग्राहकों को बेचेंगे। इससे क्या होगा, तो ग्राहकों के साथ सीधा रिलेशन होगा और ग्राहक जो पैसा दे देंगे, जो फैसिलिटी हम उनको दे देंगे, उससे किसानों का फायदा होगा। तो इसमें 2-3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट थी जो हमने फोकस कर दी यहाँ पे। तो एक तो पहली जो चीज है कि हम बोलते हैं कि किसान खुद नहीं बेच सकते। सही है कि प्रोडक्शन करना है, उसका फिर बिक्री की जिम्मेदारी लेना है,
तो हमने इसमें क्या कर दिया कि जो किसान है, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोडक्शन लेवल पे ही सीमित कर दिया। और जो गांव के यंगस्टर्स लड़के हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, शहर में जाकर थोड़े से घूमे हैं, उनको पता चला है कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, तो ये देखने के बाद उनको सप्लाई चेन में लाया। जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो दूसरा जॉब करने से अच्छा कि अपना जो खुद का प्रोड्यूस है वो बेचने के काम में आओ, उसके लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो जो सिस्टम चाहिए वो हम खड़ा करेंगे, ऐसा उनको एश्योरेंस दे दिया। और उससे देके इन लोगों को हमने हमारे साथ जुड़वा लिया। बेसिक स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया कि हर गांव में एक 20-25 लोगों का ग्रुप बनाया, जहाँ पे 10-12 लोग फार्मर प्रोडक्शन का काम करेंगे और 4-5 लोग वहाँ के जो फार्मर्स के यंगस्टर बच्चे हैं वो यहाँ पे आके सेल का काम करेंगे। हम लेवल पे सेलिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो हमने बनाया। कुछ अच्छे बीज लाए, फर्टिलाइजर्स लाए, पेस्टिसाइड्स लाए, जो पे लोगों की रिक्वायरमेंट है केमिकल फ्री पेस्टिसाइड्स को, इस तरह के लाए। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाया अच्छा, पूरा 360 डेज जिस तरह से हम माल सप्लाई कर सकते हैं इस तरह का प्रोडक्शन प्लानिंग बनाया। और फिर वहां से प्रोडक्शन करके उन लड़कों की तरफ से शहरों में यहाँ पे बेचना चालू कर दिया। फार्मर्स मार्केट में हम सब्जी, फल, धान और जो रूरल एरिया में बनते हैं प्रोसेस प्रोडक्ट्स, जो हमारे महिला बचत गट वगैरह बनाते हैं, वो सब यहाँ पे बेचना चालू कर दिया। इसमें दो चीजें थी, एक तो फ्रेश प्रोड्यूस का रिक्वायरमेंट है और ग्राहकों का जो है प्रोसेस फूड का, जो रूरल एरिया में जो बनता है, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, जो हम लोग भी घर में खाते हैं, वो हमें जो शहरों में आए हैं लोग वो भी गांव से ही आते हैं। तो इसके तहत जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए हमने काम चालू कर दिया। अभी स्वामी समर्थ कंपनी पुणे और मुंबई में 24 मार्केट चला रही है। थोड़ा अगला जैसा तो स्वामी समर्थ कंपनी जो है अभी पुणे, सातारा, सोलापुर और नगर है, 4 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। लगभग 70 गांवों में हमारा काम चलता है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं, उसका सप्लाई चेन बिठाया है, कलेक्शन सेंटर्स बिठाए गांव-गांव लेवल पे, और जो उस एरिया का अच्छा प्रोड्यूस है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करके हम शहरों में आके बेचते हैं। जैसे 70 गांवों में लगभग अभी 750 लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जो 180 फार्मर्स ग्रुप है और 18 एफपीसीज है। जिनका बड़ा काम है वो एफपीसीज में कन्वर्ट होते हैं। जो पहली स्टेज है वहाँ पे फार्मर ग्रुप में काम करते हैं। लगभग 4,500 किसानों का जो प्रोड्यूस है वो हम यहाँ पे बेचते हैं। पूरे साल में लगभग अभी हमारा 25,000 टन का सेल होता है, जिसमें 100 करोड़ का टर्नओवर हम कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में हमने यहाँ पे जब महाराष्ट्र में डीरेगुलेशन हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ज्यादा सपोर्ट मिला, तो हमने ये थोड़ा आगे ज्यादा बढ़ाया और अभी पुणे और मुंबई में 24 लोकेशन पे कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में जैसे हमने रिटेल में काम कर दिया, उस तरह के से होलसेल में ही काम करेंगे, क्योंकि एक रिटेल की सिस्टम है और एक होलसेल की सिस्टम है। जहाँ रिटेल में जो प्रोड्यूस होता है छोटे छोटे पैमाने पे, और सीधा जाके कंज्यूमर जो ग्राहक है उनको बेचना है। और दूसरा जो तरीका है, जैसे हम अभी मार्केट बोलते हैं जिसको एपीएमसी मार्केट की तरह जैसे काम होता है, कि होलसेल में एक काम होता है। अभी दो चीजें थोड़ी सी अलग अलग है। जो रिटेल में बेचना है वहाँ पे कैसे होता है कि फार्म लेवल पे जो छोटा छोटे चीजें बनती है उसको कलेक्ट करना है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना है और अपने खुद के तरफ से उसे जाके सीधा ग्राहकों को बेचना है। उसमें ग्राहक जो पैसा देता है वो थोड़ा ज्यादा देता है, क्योंकि रिटेल में ज्यादा अमाउंट मिलती है, उसके लिए एक अलग सिस्टम है और वहां से किसानों को अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन जनरली जब हम देखें तो जब किसान की पैदावार ज्यादा होती है तो रिटेल में बेचने में थोड़ा सा लिमिटेशन है। तो उसके साथ अगर रिटेल भी हो और होलसेल भी हो तो ये किसानों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से हमने थोड़ा सा भी नाफेड ने जो हमें संदेश दी है वहां से हम होलसेल मार्केट या B2B मार्केट का एक कंसेप्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो B2B मार्केट में अगर हम जाते हैं, होलसेल मार्केट में जाते हैं, तो 2-3 चीजें हमें ध्यान से रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारे एक सिस्टम रहती है जो फार्मर लेवल पे होती है। फार्मर लेवल पे हम क्या करते हैं कि जो अपनी एरिया में अच्छी पैदावार होती है, जिसका थोड़ा सा नाम है, जैसे जिस एरिया में जो जो अच्छा बनता है, अच्छी लेवल पे बनता है, पूरे साल में सप्लाई हो जाएगा, इस तरह के क्लस्टर हम बनाते हैं वहाँ पे। कमोडिटी वाइज क्लस्टर बोलते हैं जिसको। जिस एरिया में जो चीजें अच्छी बनती है वहाँ पे कमोडिटी वाइज क्लस्टर बनाएंगे। वहाँ पे फिर थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस करना पड़ता है कि वो एरिया में कितना माल बनता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, उसका कुछ अलग बेनिफिट है, या जैसे कुछ एरिया में अच्छा प्रोड्यूस बनता है तो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहती है, उसकी टेस्ट अच्छी रहती है। तो उस हिसाब से क्लस्टर डिफाइन करते हैं, क्लस्टर आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बारे में रिसर्च करके उसका एक वैल्यू चेन का प्रपोजल बनाते हैं।
वैल्यू चेन का प्रपोजल क्या है कि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो इस एरिया का पोटेंशियल क्या है। प्रोड्यूस तो हो गया, फिर उसकी सप्लाई चेन कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे जिसका ग्राहक किस एरिया में है वहां तक जाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, क्या क्या चीजें लगेगी, टीम कैसी लगेगी, इस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और हम आगे जाए। एक बार प्लान बन गया, प्लान पे अगर प्रूफ हो गया, फिर कुछ लोगों से बात करके जो यहाँ पे अच्छे जिनको इसमें अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन लोगों से बात करके वैल्यू चेन का प्रपोजल प्लान फाइनल करते हैं। फिर जो जो चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी वो हम चालू करेंगे काम करना। जैसे कि फार्मर लोग है, फार्मर लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग है पहले तो चीज, क्योंकि हमें मार्केट में क्या चाहिए, अगर हमें खुद की सिस्टम बनानी है तो क्या क्या चीजें चाहिए। तो अच्छा प्रोड्यूस चाहिए, उसका पोस्ट हार्वेस्ट अच्छा होना चाहिए, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छा। ग्राहकों को जो रिक्वायरमेंट है केमिकल फ्री प्रोड्यूस की है, ग्राहकों को जो चाहिए कि दिखना अच्छा चाहिए, टेस्ट अच्छी चाहिए, उस हिसाब से फार्मर लोगों को डेवलप करेंगे, उनका स्किल डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। फिर जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फाइनल होती है, सर्टिफिकेशन होता है, जिसको जैसे कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक के लिए अच्छा सा अभी मार्केट में डिमांड है, तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, लैब टेस्ट चाहिए, तो वो सब चीजें वहाँ पे करने के लिए हम पहले फार्मर को बिल्ड करेंगे। उसके बाद जो है उनको अच्छे सा सपोर्ट दे देंगे इनपुट में दे देंगे। इनपुट में फर्टिलाइजर है, केमिकल फ्री पेस्टिसाइड्स है, टेक्नोलॉजी है, कुछ क्रेडिट के अगर लिंकेजेस चाहिए तो वो दे देंगे, इरिगेशन का सिस्टम है वो दे देंगे। और इस तरह से वहाँ पे एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाएंगे जो ये पीओ बना के दे देंगे अपने फार्मर लोगों को। तो वो फॉलो करेंगे ताकि सब लोगों का एक जैसा ही पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हो और जो प्रोड्यूस हमारे पास आता है तो एक ही जैसा हो। उसके बाद जो है मार्केटिंग के लिए चल जाए, जैसे ट्रेसेबिलिटी हो, अभी जो मैपिंग हो, जिस तरह से कौन सी एरिया से माल कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो सब यहाँ पे हमें जरूरी है, जो टेक्निकली हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि पोस्ट हार्वेस्ट जब होता है तो उसका ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है। दो चीजें है इसमें कि एक तो है जो फार्म लेवल की जो काम है वो जितना फार्म पे हो जाए उतना बेहतर है, ताकि उसमें कॉस्ट कम हो जाती है और क्वालिटी भी मेंटेन होती है, ज्यादा हैंडलिंग नहीं होना चाहिए। तो जब हार्वेस्ट होता है तभी फार्मर लोगों को बोलेंगे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह का ग्रेडिंग फार्म लेवल पे हो। उस हिसाब से उसे रेट डिस्कवरी करने में, उसका मार्केट लिंकेज करने में आसानी होगी। और एडिशनल जो कॉस्ट है, हम देखते हैं जब हम मार्केट में माल बेचते हैं तो लगभग 20 to 30% माल नॉन सेलेबल होता है, मतलब कुछ ग्रेड नहीं किया होता है, उसका सॉर्टिंग नहीं किया होता है, तो वही जाता है और उस वक्त का खर्चा उसके जो बेस्ट माल है, जो सेलेबल माल है, उसके ऊपर आता है। और वो हमेशा इस तरह से होता है कि अच्छे माल का जो दाम आता है वो पूरे माल पे आ जाता है और फिर एवरेज हमें उसका पेमेंट मिलता है। तो वैसे ना करके फार्म लेवल पे ही उसका प्रोसेस पूरा ग्रेडिंग का, सॉर्टिंग का और एकदम फिनिश प्रोडक्ट ग्रेड वाइज हम वहाँ पे लेके जाएंगे। फिर ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, उन फार्मर लोगों को ग्रेडिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, क्रेट्स में पैकेजिंग हो गया, अगर प्राइमरी कुछ पैकेजिंग चाहिए तो वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उससे साथ लेके हम यहाँ पे फैसिलिटी सेंटर पे नाफेड के लेके आएंगे। वहाँ पे क्या होता है, दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन अगर खुद का है तो उसमें बहुत सी कॉस्ट बनती है, कम हो जाती है, तो अपना कंट्रोल रहता है और जिस हिसाब से अगर हम करना चाहते हैं तो हम उस हिसाब से अपनी सप्लाई चेन डिजाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको। ये पूरी सप्लाई चेन जो है अगर फार्मर के लिए भी हम बनाते हैं फिर भी इसमें कंज्यूमर हमें फोकस करके ही सप्लाई चेन बनानी है। कंज्यूमर की जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से हमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाने हैं, हार्वेस्टिंग करना है, ग्रेडिंग करना है और अपने खुद के व्हीकल से हमें वहां तक लेके जाना है। एक एपीएमसी की सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फिर अपना ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे लोकल का, फिर एपीएमसी में जाता है, वहाँ पे होलसेलर रहते हैं, आड़ते रहते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, फिर रिटेलर के पास जाता है और फिर आगे कंज्यूमर के पास जाता है। सभी सिस्टम में ये चीजें जरूरी है, मतलब ट्रांसपोर्ट होना ही है, उसका जो फैसिलिटेशन है वो होना ही है, रिटेलर भी होना है। बस हम इसमें ये फोकस करें कि वो चीजें हमारे कंट्रोल में कितनी रहे और हमारी खुद की कितनी रहे एफपीओ की, तब हम उस पर ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। और जो बाहर पैसा जा रहा है वो हम यहाँ पे अपने एफपीओ के थ्रू अपने फार्मर लोगों को दे सकेंगे और कंज्यूमर की जो नीड है वो हम फुलफिल कर सकेंगे। आगे जाए।
तो ये हमने ये बनाया, थोड़ा मराठी में है, जिसको हम कार्य प्रणाली बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, कि किस तरह से हमें काम करना है। अगर एपीओ यहाँ पे जुड़ना है, यहाँ पे अपनी सिस्टम बनानी है, लिंकेज करना है, तो किस तरह से हमें काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अपने एरिया में जो कमोडिटीज अच्छे से आती है, जिस तरह से जिसको थोड़ी सी हिस्ट्री है कि 20 सालों से 50 सालों से हम यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है जिसका मार्केट में अच्छा नाम है, इस तरह से प्रोडक्ट के तरफ से एक क्लस्टर बनाना है, और क्लस्टर का जो शॉर्ट एनालिसिस है वो हमें करना है। शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसकी किस तरह से सप्लाई चेन खड़ी होगी और किस तरह से हमें उसका पूरा प्लान बनाना है। तो अगर प्लान बनता है तो उसके हिसाब से हमें सबको लेके काम कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग देना हो, कुछ टेक्निकल नॉलेज देना हो, कुछ सपोर्ट देना हो, तो इस तरह से देके हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाएंगे। और एपीओ जो है वो फार्मर को सीड हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो, ये सब हम आपको हम एपीओ ही फार्मर को एक्सेस करके दे देंगे। दो तीन चीजें इस एपीओ के लिए बैकएंड लेवल पे देखना जरूरी है कि कोई भी फार्मर हो, अगर उसको अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी दी जाए, अच्छी तरह से सपोर्ट दी जाए, तो वो प्रोडक्शन में तो माहिर है, लेकिन आपको जिस तरह से प्रोडक्शन चाहिए मार्केट करने के लिए उस तरह से वो दे सकता है। उसको ज्यादा टेक्निकल मतलब हार्वेस्टिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में जितना ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे, ज्यादा सपोर्ट कर दे, उस हिसाब से वो अच्छा प्रोडक्शन बनाएगा और आपके लिए वो बेहतर रहेगा कि आप उसका अच्छे से मार्केट कर पाएंगे। उसके बाद ये जो है आगे के पॉइंट है वो फार्मर लिंकेज से रिलेटेड है। तो एपीओ ने पहले, अब जैसे हम भी करते हैं कि एपीओ का एक अपना कंज्यूमर बेस रहता है, टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट कंज्यूमर है, तो उसकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से अपने को फॉरवर्ड लिंकेज के लिए कुछ चीजें करनी जरूरी पड़ती है, जिसमें हो कि हम जो प्रोड्यूस हार्वेस्ट कर रहे हैं उसका मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है। जैसे कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, अगर हम यहाँ पे ग्रेप्स पे लेते हैं तो थोड़ा मीठा ग्रेप्स इंडियन मार्केट के लिए लगता है, अगर एक्सपोर्ट पे लगता है तो थोड़ा सा कम शुगर वाला लगता है। तो उस हिसाब से मैच्योरिटी इंडेक्स हमें फाइनल करना है जो मार्केट है हमारा, और उस हिसाब से हार्वेस्टिंग होना है, और उसके बाद जो उसके पोस्ट हार्वेस्ट की प्रोसेस है वो तय करनी है। उसके बाद जो हार्वेस्ट किया हुआ माल है उसका ग्रेडिंग, सुटेबल ग्रेडिंग, पैकेजिंग वो वहाँ पे करना है फार्म लेवल पे। अगर जितने छोटे छोटे पैक हम बनाते हैं जैसे कंज्यूमर को चाहिए, अगर आधा, जैसे ग्रेप्स में हो आधा केजी का पैक, 1 केजी का पैक, ऐसे पैक करके वो क्रेट्स में भरते हैं और फिर आगे पहुंचाना है। हम कंज्यूमर तक जाने वाला जो पैकिंग है वो अगर बनाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है इसमें। हम ज्यादातर देखते हैं हमारे पास क्रेट से, बैग से माल हम मार्केट तक पहुंचाते हैं, उसमें क्या होता है वेस्टेज भी होता है, और वो जो पैकिंग है वो सब खराब हो जाता है और वो फेंकना ही पड़ता है, तो उसका वैल्यू एडिशन कंज्यूमर तक नहीं जाता है। तो हमें वैसे पैकेजिंग पे फोकस करना है जो सीधा कस्टमर तक जाए, जैसे आधा केजी का पैक हो, 1 केजी का पैक हो, प्लास्टिक का हो या फिर कार्टन बॉक्स का हो। उसके बाद जो कंज्यूमर की अभी पिछले कुछ सालों में जैसे मॉडर्न ट्रेड वगैरह यहाँ पे आ गया, तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट ये हो गई कि कुछ ट्रेसेबिलिटी चाहिए, मतलब हम जो प्रोड्यूस खा रहे हैं वो कहाँ से आया है, कहाँ से बना है, उसको क्या फर्टिलाइजर यूज किए हैं, क्या पेस्टिसाइड यूज किए हैं, कौन सी एरिया का है। तो इस तरह से उसकी वजह से कस्टमर ट्रेस कर पाते हैं कि ये कहाँ पे बना है और इसका क्वालिटी कैसा रहेगा, टेस्ट कैसा रहेगा, उसको मैपिंग करना है। सर्टिफिकेशन है, अभी जैसे ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन है, ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन है, अभी कुछ अलग तरीके के छोटे छोटे भी सर्टिफिकेशन आ गए हैं जिसको हम क्वालिटी गारंटी या फिर पेस्टिसाइड का कम यूज किया इस तरह की पीजीएस गारंटी देते हैं, उस तरह से है। फिर उसके बाद कुछ मार्केट्स में ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूस हुआ है उसका लैब टेस्टिंग करो, उसमें केमिकल रेसिड्यू कितना है वो हमें दे दो। तो इस हिसाब से केमिकल टेस्टिंग है, ट्रेसेबिलिटी है, सर्टिफिकेशन है, ये सब चीजें करके हमें वहां तक पहुंचाना है। ट्रांसपोर्टेशन का मैंने आपको बता दिया है कि जितनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, जितने रिक्वायर्ड है, अगर पहले फेज में हमें रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद रेपर वैन भी बना सकते हैं हम, उस हिसाब से अच्छा प्रोड्यूस मार्केट तक आ जाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी, तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। इस सब के बारे में थोड़ा सा हमें फोकस करना है। और एपीओ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो चीजें है और जो रेट है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं हम तो लोग हमें ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करेंगे। अभी जो मार्केट की सिस्टम है यहाँ पे कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सब हम भी देखते हैं कितने बार की कैसी ट्रेड होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि क्या रेट है, क्या क्वालिटी है,
तो उसका नुकसान जो है फार्मर को भी मिलता है और ग्राहक है और जो रिटेलर है उसको भी मिलता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि इसका जैसे कहाँ बना है, किस तरह से बना है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसको और क्या क्या कर सकते हैं ताकि हैंडलिंग अच्छे से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। ये सब चीजें हमें ज्यादा फोकस करनी है। और जो लास्ट वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जब हम बनाते हैं तो ज्यादातर हमने देखा है कि कंपनियां जल्द ही जल्द एक तो इनपुट सप्लाई में आ जाती है या फिर सेल में आ जाती है। अगर फार्मर से परचेस करके सेल करेंगे तो उसे ट्रेडर ही बोलेंगे। जैसे हमने पिछले बार देखा है कि मार्केट में अलग अलग तरीके के ट्रेडर है, व्यापारी है जो यहाँ पे काम करते हैं। अगर एफपीओ भी अगर ट्रेडिंग का ही काम करेगी तो फिर वो एक नया ट्रेडर ही बनाएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एज ए फैसिलिटेटर काम करना है। फैसिलिटेटर मतलब क्या कि अगर अच्छे इनपुट वाले लोग हैं तो वो फार्मर से जोड़े सीधा, अच्छे टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं तो वो सीधा फार्मर से जोड़े, बीच वाला निकाल के हमें सिस्टम खड़ी करनी है, तभी हम उससे रेप्लिकेट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पे हम लेके जाएंगे। तो हर चीज में हमें एज ए फैसिलिटेटर का ही रोल निभाना है। जो इनपुट सप्लाई हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेडिंग के लेवल पे हो, उनको मार्केटिंग के लिए सपोर्ट देना हो, इस चीज में करेंगे। और अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है और फैसिलिटेशन का चार्जेस हम डिक्लेयर करें कि इतना इतना हम चार्जेस लेते हैं ताकि वो सब देख पाए। और जो कंज्यूमर से पैसा मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखे कि ये कंज्यूमर दिया हुआ पैसा है, ये हमारी सर्विस चार्ज है और ये फार्मर को मिल रहा है। इस तरह से अगर करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लाइफ भी मिलेगा और आप पे लोग भरोसा रखेंगे और आपका काम भी बड़ा होने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसका जैसे बेनिफिट है तो उसकी रिस्क भी है। तो रिस्क हमें ज्यादा से ज्यादा मिटिगेट करनी है, डिवाइड करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में धोखा जो है वो कम करके हमें एक ऐसी सिस्टम बनाए जहाँ पर रिस्क कम हो, प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका रिप्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा लेवल पे वो रिप्लिकेट करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो हमें बिठानी है। तो इसमें हम हमेशा फोकस करेंगे कि हम एज ए फैसिलिटेटर ही काम करेंगे। अभी फॉरवर्ड लिंकेज में जब हम जाएंगे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जरूरी है। जिस तरह का जैसे टेक्नोलॉजी आई है, अभी मशीनरी आई है, मशीनरी का यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत से जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो कम हो जाता है, क्वालिटी पे भी उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है और जो खर्चे है वो भी कम हो जाते हैं। तो फार्म लेवल पे जो जो चीजें हमें चाहिए, जैसे सॉर्टिंग हो, ग्रेडिंग हो, उसके लिए कुछ मशीनरी चाहिए। हमारा जो प्रोड्यूस बनता है तो प्री कूलिंग चाहिए वहाँ पे ताकि उसका शेल्फ लाइफ और आगे बढ़ता रहे। पैकेजिंग स्टेशन चाहिए जिसमें छोटे छोटे, अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप बड़ा पैकिंग स्टेशन बिठाओ, बड़ा प्री कूलिंग कैसे, लेकिन जो रिक्वायर्ड है उसकी तरह से छोटा छोटा अपने अपने लेवल पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। वेयर हाउसेस चाहिए। अभी फ्रेश वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में तो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें ड्राई प्रोडक्ट है उसमें वेयर हाउसेस चाहिए। कुछ कमोडिटीज वहां पे रख सकते हैं ताकि पूरे साल भर आप सप्लाई कर पाए और पूरे साल भर लोगों को एक जैसा माल दे। B2B और B2C लिंकेजेस है जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं कि B2C में तो हमने लिंक कर दिया, B2B में भी हम अभी जो पीओ है उनको डायरेक्ट जो बायर है जिसमें रिटेलर्स है, ऑनलाइन सप्लायर्स है, एक्सपोर्टर्स है, प्रोसेसर्स है, इन लोगों को कि डायरेक्टली फार्मर से जुड़िए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू हम फार्मर से जोड़ के दे देंगे और अच्छा प्रोड्यूस उनको सप्लाई करेंगे। एक ट्रेसेबल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम होने चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, हम जनरली देखते हैं कि हमारा जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी रिलेटेड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें इसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। जिस तरह से हमारा काम आज चल रहा है उस तरह से अगर हमेशा रखना है तो उसमें एक अकाउंटेबल सिस्टम होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। उसके लिए हमें जो हम काम कर रहे हैं उसका फॉर्मूला बना के हमें एक सिस्टम बनानी है। फिर उसके बाद जो है कि एफपीओ क्या करेगी, तो एफपीओ एक एश्योरेंस दे देगी फार्मर को भी और बायर को भी। फार्मर को क्या एश्योरेंस देना है कि हम आपको अच्छा मार्केट में ला के दे देंगे, अच्छा प्राइस डिस्कवरी करके दे देंगे, अच्छा सपोर्ट दे देंगे और फार्मर का इनकम बढ़े, उसकी उन्नति हो। उसी तरह जो बायर है उनको भी हमें एश्योरेंस देना है कि हम आपको अच्छा सप्लाई कर पाएंगे, रेगुलर सप्लाई करेंगे और जो है ये आपको जो बैकएंड का सपोर्ट चाहिए वो दे देंगे। तो एक एश्योरेंस बनता है और बायर भी अपनी तरीके से अच्छे काम करेगा और फार्मर भी अपने तरीके से अच्छे काम करेगा। मार्केट इंटेलिजेंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े फ्लक्चुएशन है मार्केट में। अगर हमें इस फ्लक्चुएशन का फायदा उठाना है तो हमारे पास एक अच्छा मार्केट लिंकेज चाहिए कि क्या चीजें कहाँ पे बिकती है, किस रेट में बिकती है, कौन से सीजन में अच्छा रेट मिलता है और प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पे, ये जो चीजें है। तो
और दोनों चीजें हमें फार्मर तक भी पहुंचानी है और बायर तक भी पहुंचानी है, ताकि दोनों उस हिसाब से काम करें। प्रमोशनल एक्टिविटीज है, कंज्यूमर अवेयरनेस है, जैसे कि कंज्यूमर को भी अवेयर करना है, अगर जिनका जिनका खुद का कंज्यूमर बेस है कि फ्रेश प्रोड्यूस कैसे खाए या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, अगर टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको आप क्यों ज्यादा अमाउंट देना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड है। तो इस चीजों का जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है, कंज्यूमर अवेयरनेस है, वो भी हमें अपने लेवल पे खड़ा करना पड़ेगा। ये हमने जो अभी नाफेड का जो फैसिलिटेशन सेंटर है वाशी का, उसके लिए एक सिस्टम बनाया है कि किस तरह से काम होगा। तो दो लेवल पे काम है, एक तो फ्रंट एंड का काम है और दूसरा जो है बैक एंड सिस्टम का काम है। तो ऊपर जो हमने डाला है वो है फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड पे क्या है, तो एफपीओज क्या क्या काम करेगी, तो एफपीओज क्या काम करेगी, तो एक क्वालिटी प्रोडक्शन करने का, उसका टाइमली सप्लाई करने का, एश्योर्ड सप्लाई करने का। अगर एक चीज हम करते हैं तो पूरे साल भर कैसे हो, क्योंकि उसकी डिमांड साल भर होती है, तो उस हिसाब से हमें एश्योर्ड सप्लाई का एक मॉडल देखना है। ट्रेसेबिलिटी देनी है, जो फार्मर का माल है कहाँ पे बनता है, किस तरह से जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके हमें मार्केट तक वो पहुंचाना है कि वो ट्रेसेबल है। उसके बाद मिनिमम एक्सपेंसेस, मतलब जो हम खर्चे कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से कितने कम कर सकते हैं, हमारा खुद का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, जिस वजह से खर्चे कम करके हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रॉफिट दे सकेंगे। फिर ये तो ये 4-5 चीजों पे फोकस करके अपना माल यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर पे आएगी। तो जो फैसिलिटेशन सेंटर है या फिर मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस दे रहे हैं किनको, रिटेलर्स से, जो बायर्स है उनको सस्टेनेबल सप्लाई दे रहे हैं, उनको राइट प्राइसिंग दे रहे हैं। हमें जो फ्लक्चुएशन है वो कम करने हैं, क्योंकि कंज्यूमर भी एक लेवल पे स्टेबल प्राइसिंग पे काम कर रहा है और फार्मर की भी वही रिक्वायरमेंट है कि एक स्टेबल प्राइसिंग पे काम करे। तो इस हिसाब से हमें एक प्राइसिंग फाइनल करनी है जहाँ पे ज्यादा हाई प्राइस भी ना हो और ज्यादा लो भी ना हो, जिसमें फार्मर को भी अच्छा बेनिफिट मिले और कंज्यूमर भी उसको पैसा देने के लिए तैयार हो। और जो फॉरवर्ड की जो सर्विसेज है, जैसे लॉजिस्टिक हो, यहाँ पे जो फैसिलिटी पे माल आने के बाद आगे जो फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग है, जो बायर है उनको ट्रेनिंग और कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम है, वो यहाँ से दिए जाएंगे, ताकि अपने जो प्रोड्यूस है वो अच्छी तरह से सेल हो और उसका अच्छा फायदा मिले। मार्केट लिंकेजेस है, जो फॉरवर्ड लिंकेज पे है कि किस तरह से डिमांड है, लोगों के ट्रेंड कैसे बदल रहे हैं, लोगों की डिमांड कैसे बदल रही है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, तो ये बायर को दे देंगे और इस हिसाब से हम एश्योर करेंगे कि लोगों की रिक्वायरमेंट की तरह माल मिल जाए। दूसरा जो है एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का है, जो फार्मर के लिए जरूरी है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि जो फार्मर को अच्छा प्रोड्यूस निकलवाने के लिए जो सर्विसेज चाहिए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, सीड्स हो, अच्छे टेक्नोलॉजी हो, वो जो है वो हमारी तरफ से क्लस्टर सेंटर पे, अब जैसे एग्रीगेशन सेंटर पे है जो एफपीओ चलाएंगे वहाँ पे दिए जाएंगे। तो मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में जो जो चीजें चाहिए वो वहाँ पे दी जाएंगी। फाइनेंस के है, फार्मर को जो फाइनेंस चाहिए, क्रेडिट जो चाहिए, तो उनके लिए जो रिक्वायर्ड है फाइनेंस वो हम दे देंगे। ब्रांड अलायंस है, जैसे कि फार्मर जो है उनको इसके साथ कैसे करे, उनका जो प्रोडक्शन है उसका ब्रांडिंग अच्छे से कैसे करे, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करे, वो क्लस्टर लेवल पे हमारी तरफ से दी जाएंगी। और जो एफपीओ रोटेट करेगा फार्मर के थ्रू, तो फार्मर को एफपीओ क्या क्या देगा, तो गुड क्वालिटी के इनपुट दे देगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो दे देंगे, टेक्नोलॉजी दे देंगे अच्छे से, मार्केट लिंकेज दे देंगे और अच्छे रिटर्न दे देंगे। क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं उसका फाइनल तो वही है कि हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो मेंबर्स है, उनको अच्छे से अच्छे रिटर्न मिले और अच्छा सपोर्ट मिले। अभी जो है ये मार्केट जो वाशी का हम बना रहे हैं फैसिलिटी सेंटर, वहाँ पे जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हम बायर लोगों को सीधा एफपीओ के साथ मिलवा रहे हैं। जैसे कमोडिटी वाइज क्लस्टर बनाएंगे और वहां से प्रोड्यूस सीधा आएगा ये फैसिलिटी सेंटर पे, और फिर जो यहाँ के बायर से मुंबई के जैसे रिटेलर्स है, एक्सपोर्टर्स है, उनको हम जोड़ेंगे। जिनको जिनको यहाँ पे काम करना है या फिर इसमें जिनका क्लस्टर वगैरह हो रहा है, तो ये लोग कैसे जुड़े, जिनकी इच्छा है, तो उनके लिए हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो आप फीफा के यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपकी कंपनी का नाम है, आपका एड्रेस जरूरी है, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हमारा भी एनालिसिस होगा कि वहाँ पे क्या चीजें अच्छे से बनती है,
उसका कैसे मार्केट कर सकते हैं, आपके साथ कितने फार्मर्स जुड़े हैं, ताकि वो लोगों को हम सपोर्ट दे देंगे और वहां से कितना माल आएगा। फिर आपके एरिया में जो बनते हैं वहां पे एक 3 टॉप कमोडिटीज आपको फोकस करनी है। जनरली जब देखते हैं हम तो ज्यादा कमोडिटीज आती है, लेकिन हमें जब मार्केट बिठाना है तो हमें कुछ फोकस करना पड़ेगा। तो हमने इसलिए है कि 3 कमोडिटीज हर एक एरिया से हम फोकस करेंगे, उसका वहाँ पे एकरेज कितना है और कितना क्वांटिटी वहाँ पे आएगा, वो चीजें जरूरी है, ताकि उसका मार्केट लिंकेज बिठाने में उसकी जरूरत पड़ेगी। जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पैक हाउसेस है, ड्राई स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेजेस है, अदर कुछ फैसिलिटीज है, अभी बनाई है, बना रहे हैं या फिर बनाने का शेड्यूल है, तो वो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दे तो हम इस हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या बिठाना पड़ेगा और क्या क्या इस्टेब्लिश अवेलेबल है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जनरली हमारे यहाँ पे जो एफपीओ काम करते हैं उनका सबका एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है खुद का, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, आपको और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सब देखने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। या फीफा के टीम के साथ आपको नीचे जो दिए हुए मेल आईडी है या फिर नंबर है वहाँ पे भेज सकते हैं। उसके बाद उसका स्क्रूटिनी होगा फीफा की टीम की तरफ से, और फिर वहाँ पे जो है उनका पूरा आगे का प्लान किया जाएगा। धन्यवाद पवार साहब। कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए समय है, तो सवाल जो है एक एक करके मैं आपको पूछता हूँ पवार साहब, फिर आप उसे एड्रेस कर सकते हैं। औरंगाबाद से एक सज्जन है, वो पूछ रहे हैं कि औरंगाबाद जालना के आसपास के किसान कैसे जुड़ सकते हैं वाशी की फैसिलिटी से। औरंगाबाद से अभी तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे समृद्धि हाईवे हो रहा है, तो औरंगाबाद से लोग 4 घंटे में मुंबई तक पहुंचेंगे। तो जो विदर्भ का एरिया है, मराठवाड़ा का एरिया है, विदर्भ के एरिया के लिए बेसिकली ये फैसिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, ताकि समृद्धि हाईवे से 4-5 घंटे में लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। औरंगाबाद के एरिया में, जालना के एरिया में जैसे वहाँ पे स्वीट लेमन का एक अच्छा प्रोडक्शन क्लस्टर है, फिर कुछ वेजिटेबल्स में भी वहाँ पे अच्छा काम हुआ है, तो वो लोग भी यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं क्लस्टर फाइनल करके। आप आपकी सब जानकारी अगर फीफा की टीम को दे दे तो आपके यहाँ का पूरा प्लान बना दिया जाएगा और औरंगाबाद से यहाँ पे लोग जुड़ सकते हैं। एक और सवाल ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो आपने कहा है कि एफपीओ के पास ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तो कम से कम 3 टन माल उनको भेजना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपकी राय जान रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, जब हम हमारे यहाँ से काम करते हैं तो हम हमेशा एक आधा ट्रांसपोर्टर देखते हैं जो जिनका रेगुलर काम है शहर तक या फिर मंडी तक माल पहुंचाने का। इसमें हमने देखा है बहुत बार बहुत सी मुश्किल आ जाती है, जैसे उनका गाड़ी भरा नहीं हो या फिर उनका भी मैनेजमेंट में कुछ इश्यू आता है। जो अभी रेगुलर वाले ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है उसमें ज्यादा क्रेट पे या फिर इस मॉडर्न जो टेक्निक है उस पर फोकस नहीं करते, वो अपना गोनी में वगैरह भर के माल देते हैं, उसमें 20 to 30% माल के लॉसेस हो जाते हैं, जैसे क्वालिटी में लॉस हो गया, फ्रेशनेस में लॉस हो गया। उनका जो तरीका है वो सब ट्रेडिशनल तरीका है, तो वहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है मार्केट में पहुंचने का। हम देखते हैं कि 4-5 घंटे का 6 घंटे का सफर होता है, टेम्परेचर अप्स एंड डाउन होते हैं, उस बीच में अगर कुछ माल का नुकसान हो जाता है वो फार्मर को भुगतना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा लोगों पे ना डिपेंड रहे, अगर हमें अच्छी सिस्टम बनाए तो हमारा खुद का एक सिस्टम चाहिए। और इसके बाद 2-3 चीजें अगर देखते हैं हम, तो अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो उसके बाद पता चलता है हमें कि हमारा बैलेंस क्या रहा है। तो बैलेंस वही रहता है जो हमारी एसेट्स बनती है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए जितना से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए, जैसे बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, व्हीकल्स का हो, और वो व्हीकल हमारे हो गए तो आगे जाके वो हमारा एसेट भी बनेगा और खर्चा भी कम होगा, क्योंकि हमें खर्चे कम करने के बाद ही प्रॉफिट बना सकेंगे, ताकि हमें एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उससे कम्पीट भी करना है और कंज्यूमर को अच्छे रेट में माल भी पहुंचाना है। तो जितनी ओन सिस्टम हो वो ज्यादा बेटर रहेगा और वो अपने कंट्रोल में रहेंगे और उससे हम वैल्यू भी ऐड कर सकेंगे। पवार साहब, इसमें एक और सवाल पूछा है एक सज्जन ने कि उत्तराखंड के एफपीओ कैसे जुड़ सकते हैं इस फैसिलिटी से। ओके, जैसे दूसरे स्टेट के जो एफपीओ वहाँ पे जो अच्छे अच्छे माल बनते हैं जिनके सप्लाई चेन अभी चल रहे हैं, जैसे अभी हिमाचल के कश्मीर के एप्पल है, तो वहाँ पे जैसे जिस तरह से काम होता है कि वहाँ पे अगर हमें
बड़े लेवल पे थोड़े क्लस्टर बनाने पड़ेंगे और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा, ताकि उत्तराखंड में कुछ हम प्रोड्यूस करें, वहाँ पे सब ग्रेडिंग पैकिंग हो और फिर पूरे देश में या फिर मुंबई के मार्केट में वहाँ पे सप्लाई कर पाए। तो थोड़ा बड़े लेवल पे काम करना चाहिए वहाँ के लिए। नाफेड के साथ और फिफा के साथ मिलकर आप वो भी कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा प्लान करना पड़ेगा, फिर आप मुंबई से भी जुड़ सकेंगे वहां से भी। इसमें एक सवाल एक सज्जन ने पूछा है कि सर्विस चार्जेस कितने लगेंगे। हालांकि अभी फैसिलिटी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या कुछ सर्विस चार्ज देना पड़ेगा एफपीओस को। ओके सर, अभी यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे एक फैसिलिटी है, जैसे हमने फोटो में भी दिखाया, लगभग 35,000 स्क्वायर फुट की एक फैसिलिटी है। तो यहाँ पे सर्विस चार्ज मतलब क्या होता है कि हर कोई भी जो काम करेगा, जैसे एफपीओ फार्म लेवल पे फार्मर के लिए काम करेंगे, यहाँ पे जो अपना सिस्टम फैसिलिटी सेंटर है वो क्या करेगा, तो बायर को यहाँ पे लाएगा, बायर के लिए मार्केटिंग करेगा, कंज्यूमर के लिए अवेयरनेस करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा फार्मर को सेल करने का मौका मिले, अच्छा दाम मिले, इसलिए काम करेगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जैसे सिक्योरिटी से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक, यहाँ के लोकल के जो चार्जेस है वो सब देने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके लिए जो ट्रांसपेरेंटली होगा वो डिसाइड करेंगे और इस हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे ज्यादा भी लेंगे हम। तो जितना फार्मर को बेयर मिनिमम कर सकते हैं उतना करेंगे, और फार्मर को जितनी वैल्यू ऐड करेंगे, जितना फार्मर को एक्सेस देंगे, जिनका उनका बेनिफिट करेंगे, उससे तो कम ही ले लेंगे हम। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। हम भी जो काम करते हैं वो ट्रांसपेरेंटली करते हैं, लोगों को एक साथ लेके ही करते हैं। तो जो बेयर मिनिमम है और जो सबके लिए फिजिबल है उस हिसाब से ही उसका चार्जेस रहेंगे। पवार सर, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि कोई होम डिलीवरी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे कि जिससे एफपीओ का माल सीधा कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंचेगा? हाँ, अभी रिटेलिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारे फार्मर्स वीकली मार्केट है, वहां से हम सीधा कंज्यूमर को ही बेचते हैं। कुछ हमारे एफपीओ है जो रिटेलिंग का भी काम करते हैं, जैसे ग्राहकों की डिमांड लेके उनको घर तक पहुंचाते हैं। उसके लिए जिनको काम करना है उसको हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर बेस अच्छा मिलेगा। ये फैसिलिटी सेंटर से हम पैकिंग वगैरह करने की भी सुविधा यहाँ पे बिठा रहे हैं। तो वहाँ पे पैकिंग ग्रेडिंग करके फार्मर का कंज्यूमर का जो ऑर्डर है वो पैक करके यहाँ से डिलीवर कर पाएंगे। उसके लिए भी जरूरी सपोर्ट करेंगे। और साहब, जुन्नर तालुका से एक डेक्कन वैली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो कह रहे हैं कि हम कैसे जुड़ सकते हैं इससे। एक लातूर महाराष्ट्र से एक सज्जन है, वो कह रहे हैं कि हम सोयाबीन, चना, तूर करते हैं, तो हम कैसे जुड़े वाशी मार्केट से। जिनको जिनको जुड़ना है, हमने प्रोसेस बताई है कि आप अपना जो डिटेल्स है पूरा वो फिफा की टीम के पास पहुंचा दीजिए। फिर वहां से आपका एक थोड़ा सा बाकी इंफॉर्मेशन भी लिया जाएगा, वहाँ का जो कैपेसिटी टेस्टिंग है वो किया जाएगा। और अगर आपके यहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का चांसेस है, मार्केटेबल प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो हम भी प्रयास करेंगे और आप सबको वहाँ पे जुड़वा लेंगे। और सब इसी तरह के सवाल वाशीम और एक शाहडोल है मध्य प्रदेश में, वहां से भी पूछा है कि हम कैसे जुड़ेंगे। इसका जवाब आप दे चुके हैं। एक और सवाल है कि आप बड़े बायर्स को कैसे जोड़ेंगे आपके वाशी फैसिलिटेशन सेंटर से, तो उसके लिए आपका क्या प्रयोजन है, नियोजन है? हाँ, तो बायर के लिए हमने क्या किया, हमने हमारा कॉल सेंटर बिठाया है, जहाँ से हम लोगों को भी मुंबई और एक्सपोर्ट वाले, मतलब मुंबई में रिटेलिंग करते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को एक कॉलिंग की टीम बिठाई है। तो अभी उन सब का रिक्वायरमेंट ले रहे हैं कि उनको किस तरह से माल चाहिए, क्या क्वालिटी का चाहिए, कितने क्वांटिटी पे चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए या लैब टेस्ट चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से अभी हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं। और बड़े से बड़े बायर है जिनको अभी सब बड़े बायर लोगों को अभी जो रिक्वायरमेंट है, अभी की ट्रेसेबिलिटी चाहिए, उनको फार्मर का पूरा डिटेल्स चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, वो चीजों के लिए हमने बैकएंड पे काम चालू कर दिया है। और उस हिसाब से बायर को भी जोड़ेंगे, उनकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का सप्लाई चेन हम बिठा के दे देंगे उनको। एक उड़ीसा से सज्जन है, वो पूछ रहे हैं कि उड़ीसा वाले कैसे जुड़ सकते हैं और क्या हम हमारा खुद का फैसिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं आपके सेंटर के अंदर, इस तरह का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे एमडी सर ने भी बोला कि ये जो फैसिलिटी है, जो फार्मर के जो सप्लाई चेन है वो खड़े करने के लिए ही बनाए है। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को रहेगी, सोसाइटीज को रहेगी, उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल बना दिया जाएगा।
बस वो चेक करके दिया जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा, कंपनीज भी लॉन्ग टर्म काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई वेस्ट ना हो जाए। अगर इतना है तो नाफेड और फीफा की टीम भी उसमें हेल्प करेगी ताकि सबको यहाँ पे मौका मिले। बापू बोर से और कुछ और लोगों ने, सज्जनों ने फीफा मेंबरशिप के बारे में पूछा हुआ है। आप कृपा करके आपके ईमेल, आपका मोबाइल नंबर वगैरह चैट बॉक्स में पोस्ट कर दें, आपको फॉर्म्स वगैरह भेजे जाएंगे आपके ईमेल एड्रेस पे। पवार साहब एक और सवाल पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए कुछ आप करेंगे क्या? ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए आपका कुछ होगा स्पेसिफिक फोकस? इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जो हमारी प्रोड्यूसर कंपनी है उनके लिए हमने एक टीम अलग से बिठाई दी है जो उनको सीड्स में, फर्टिलाइजर में, केमिकल फ्री फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स में सपोर्ट करेंगे। उनका सर्टिफिकेशन का भी पूरा काम देखेगी और ट्रेसेबिलिटी का भी पूरा काम। जैसे कल भी हमने बात की, जो हमारी आईटी की टीम है वो भी इस पे फोकस कर रही है कि कैसे मैपिंग हो फार्म का, बारकोड से लेके जो ऑर्गेनिक की प्रैक्टिसेस है वो कैसे हम इंटरवेंशन करके सिस्टम में लाए, और इस हिसाब से सबको सपोर्ट दिया जाएगा। क्योंकि अभी के दिनों में ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट मार्केट में आ रही है। तो इस तरह से हमारा भी फोकस हमेशा वही रहता है कि जो हमारे एपीसी पे सीधा एक बार मार्केट लिंकेज बन जाए तो फिर जो ग्राहकों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम डेवलप करें, ताकि हमारे जो एपीओ है, हमारे जो फार्मर है वो थोड़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल दी जाए, और उनको जो जो सपोर्ट चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक का हो, सर्टिफिकेशन का हो, टेक्नोलॉजी का हो, वो बिल्कुल दिया जाएगा सर। एक और सज्जन ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है एक एफपीओ का, तो कह रहे हैं कि क्या हमारा ऑयल आप पूना और मुंबई मार्केट में बेच सकते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है पवार साहब। बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि हम रिटेल में भी जब काम किए तो हमारे एरिया में, मतलब हमारा जो विलेज लेवल है वहाँ पे जो जो बन रहा है हमें वो बेचना है। जो ग्राहकों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें माल बनाना है, जो अच्छा माल है वो बनाना है और वो बेचना है। तो हम वही काम करेंगे। अभी नाफेड के साथ भी जुड़ के हमने, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स है तो हमने नॉन पेरिशेबल में भी काम चालू किया है। तो जैसे जैसे ये सेट होता जाएगा तो इन सब चीजों को भी हम उसमें ऐड कर पाएंगे, उसमें प्रोसेस फूड हो, रूरल प्रोड्यूस हो, इस तरीके से। एक सज्जन पूछ रहे हैं कि हमारे पास ग्रीन आंवला बल्क में है, क्या आपका कोई एक्सपोर्ट का भी आगे चल के नियोजन है? हाँ बिल्कुल, हमने सर अभी यहाँ पे एक्सपोर्टर को भी हमने ये किया है कि आप भी यहाँ से आए, हम आपको सीधा फार्मर से जुड़ा देंगे और आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हम वहाँ पे फार्म लेवल पे ग्रेडिंग वगैरह करके माल आपको दे देंगे। तो एक्सपोर्टर भी हमारे साथ पहले दिन से जुड़ेंगे, तो जो कुछ भी एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस है उसको बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे हम। उसके लिए जो जो प्रोसीजर है वो सब फॉलो करेंगे और अच्छी तरीके से उसको दाम में मिलेगा। एक सज्जन, एक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है वैशाली बिहार से, वेरी इंटरेस्टिंग, वो कह रहे हैं कि हमारा बनाना गोवा की खेती है और क्या आपका मार्केट हमें सपोर्ट दे सकता है मुंबई मार्केट में एंट्री के लिए? बिल्कुल दे सकता है सर, बनाना गोवा ये सब चीजें तो हम अभी कर ही रहे हैं, तो दे सकेंगे बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। और संतोष दाभाडे जी और अन्य सज्जनों ने ये पूछा है कि आपके साथ जुड़ने का क्या प्रोसीजर है, तो इसके बारे में पवार साहब ने बोल दिया है और चैट बॉक्स में फीफा के ईमेल एड्रेसेस भी बार बार पोस्ट किए जा रहे हैं, आप वहां पे संपर्क कर लें। और आपके बारे में जो बेसिक, जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी पवार साहब ने, कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके एरिया में किसान कितने हैं, आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में आपका एकरेज कितना है, टॉप 3 कमोडिटीज क्या है, अगर ये इंफॉर्मेशन दे तो आपसे संपर्क करेंगे फीफा के अधिकारी और फिर पवार साहब। तो काफी सवाल हैं लेकिन समय की कमी है और 12:10 पे हमारा प्रोग्राम दूसरे सेक्शन में जाता है, तो मैं धन्यवाद कहूंगा पवार साहब से। और दूसरा जो भाग है, धन्यवाद पवार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम द मेंबर्स ऑफ फीफा। अभी इस कार्यक्रम के तीसरे भाग यानी फीफा एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान की शुरुआत करते हैं। इस सत्र के वक्ता
पिछले हफ्ते की तरह विजय सरदाना जी हैं, जो कृषि व्यवसाय में टेक्नो लीगल एवं ट्रेड के एक्सपर्ट है। उनकी चर्चा का विषय रहेगा कैसे परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, जिसका मतलब हिंदी में कि सुधार के आंतरिक अवसरों की पहचान करना और फिर बेंचमार्किंग करके कैसे एफपीओ निरंतर प्रॉफिट कमा सकता है अगर वो ठीक से प्रबंधन करे। तो विजय सरदाना जी ऐसी शख्सियत है जिनका प्रोडक्शन में भी, पैकेजिंग में भी, सेल्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, सभी एरियाज में बहुत गहरा ज्ञान है। उन्होंने अपने सेशन का नाम एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान उन्होंने खुद चुना, जो कि हम लोग काफी प्रसन्न हुए ये नाम अपनाते हुए। तो वो चाहते हैं कि वो अपना ज्ञान सीधा सरल शब्दों में किसान जो एफपीओ में जो बोर्ड मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, उन तक पहुंचाएं। और उनका और हमारा भी यही प्रयास है कि नए एफपीओज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर इन प्रोग्राम्स को देखें। इनके वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे हैं, फीफा की वेबसाइट पे अपलोड किए जा रहे हैं। ये भी सवाल किसी ने पूछा था, तो ये वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। वो यूआरएल्स भी शेयर किए जाएंगे, वीडियोस के जो यूआरएल्स हैं। जो प्रोग्राम से जुड़ नहीं पाए, जो अटेंड नहीं कर पाए, वो आपस में शेयर करके इस जानकारी को फैला सकते हैं। मैं सरदाना जी को अनुरोध करता हूं कि वे इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं सभी सदस्यों को संबोधित करें और उनका ज्ञानवर्धन करें। विजय जी। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, क्लियर है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि हम जो आज एक पहले हफ्ते में है नए साल के, और जब हम आखिरी हफ्ते में पहुंचेंगे इस साल के 2021 में, मेरी हार्दिक तमन्ना ये है कि आप लोगों का प्रॉफिट काफी हद तक बढ़ना चाहिए। और अगर हम इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और जो चीजें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, अगर आपने उसमें से कुछ अपनाने की कोशिश करी, तो मैं एक बात का आपको भरोसा देता हूं कि आपको खुद लगेगा कि ये जो फीफा और नेफेड, आईसेप जो आप सब लोगों ने मेहनत करी है, इसका वास्तविक फायदा हमारे किसानों तक जाएगा। तो 2021 का जैसे हम हर साल एक रेजोल्यूशन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा रेजोल्यूशन हम सबका, फीफा, नेफेड और आईसेप जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस अभियान से, हम सबका एक ही मकसद है कि 2021 में भारत के किसानों की सोच बदले और प्रॉफिट बढ़े। इस विश्वास के साथ मैं आज की कार्रवाई शुरू करता हूं। सुनील जी, पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि किस तरह से हम लोग अपने जो एफपीओज हैं उनकी ताकत को पहचाने। आज मैं चर्चा करूंगा कि आपने अपनी ताकत को पहचाना। अगर आप में से कुछ संस्थाओं ने अगर वो शीट्स बनाई हैं, जैसा मैंने पिछली बार निवेदन किया था, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप फीफा ऑफिस वो भेज दें, ताकि हम लाइव केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करें और बाकी साथियों को भी उसका फायदा हो। आज मैं जो आपसे चर्चा करूंगा वो ये करूंगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। और मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी संस्था नहीं है दुनिया में जो अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकती, और उसके लिए आपको शुरुआत कहां से करनी है वो हमें सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे किसान साथी, जब मैं उनसे मिलता हूं तो कहते हैं साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, हम छोटे हैं, हम एफपीओ हैं, बड़ी कंपनियों के साथ हम कैसे कॉम्पीट करें। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि रिसोर्सेज की दुनिया में कमी नहीं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आज आप लोगों ने एफपीओ बनाया, आप आगे बढ़े, तो आज देखिए आपके साथ नेफेड भी खड़ा है, फीफा भी खड़ा है, आईसेप भी खड़ा है, और हमें भी मोटिवेशन मिला। हमने कहा हम भी अपना जो हो सकता है वो योगदान देंगे ताकि आप लोग आगे बढ़े। एक अच्छी शुरुआत को साथ देने के लिए आप चाहे अकेले ही हों, आप अकेले अच्छी शुरुआत करें, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। और आज जो हम बैठे हैं आप सबके सामने,
ये आप लोगों का ही प्रयास है कि इतने लोग मोटिवेट हुए कि आप लोग जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं वो उसके साथ जुड़े और आपके प्रयास को सफल बनाए। इन जितने लोग आज यहाँ जुड़े हैं उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपका बुरा चाहता होगा। हर आदमी छुट्टी के दिन टाइम निकाल के आपके साथ इसलिए बैठा है कि हमें कुछ बदलाव करना है ताकि हमारे किसान अच्छे हो। तो ये आपके प्रयास का आपके सामने एग्जाम्पल है कि आपने शुरुआत करी, दुनिया आपका साथ दे रही। आज की चर्चा जो मैं आपसे कर रहा हूं, मैं ये करना चाहता हूं, अभी जो पिछले सेशन में बहुत सारे किसान भाइयों ने बड़े अच्छे सवाल पूछे। एक किसान भाई ने पूछा कि मैं बिहार से केला भेजना चाहता हूं बॉम्बे। मैं आपको एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन करता हूं। मैं बॉम्बे में मान लीजिए रहता हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मेरे पास जलगांव का केला आता है, मेरे पास बिहार का केला आता है। मैं बंबई में बैठा हुआ एक कंज्यूमर हूं, मैं जलगांव का केला खरीदूंगा या मैं बिहार का केला खरीदूंगा या मैं दोनों खरीदूंगा? अगर आप मेरी जगह हैं तो आप क्या सोच के फैसला करेंगे? ये समझना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे साथियों ने कहा कि हम यहाँ पे उत्तरांचल में हैं, कोई हिमाचल में है, कोई राजस्थान में है, कोई बिहार में है, कोई उड़ीसा में है, हम बॉम्बे जाके माल बेचना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, जब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम बॉम्बे में भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुझे पैसा मिलेगा? क्या मेरा उतना पैसा मिलेगा जितना मैं चाहता हूं? और अगर सारा मान लीजिए मेरे हिसाब से पैसा मिल भी गया, सारे खर्चे निकाल के क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ा या घटा या उतना रहा? ये सब बातें भी हमें सोचनी होंगी। तो ये आज की जो चर्चा है वो मैं आपके सामने यही करूंगा कि हमें अपने आप की बेंचमार्किंग क्यों जरूरी है। अगर हमें मेहनत करनी है और हमें कुछ नई तकनीकें अपनानी है, कोई नया बाजार ढूंढना है, तो हम अपने बेंचमार्किंग कैसे करें? और आज मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल लेके करूंगा, और इसी साल का, इसी सीजन का, और आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप खुद सोचें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये आपको सोचना है, क्योंकि आप उस कार्रवाई को एज ए एफपीओ, एज ए किसान समझा रहे हैं एक दूसरे को। देखिए, जब हम बेंचमार्किंग की बात करते हैं, बेंचमार्किंग का पहला पर्पस ये होता है, अगर आप किसी भी किसान से बात करो कि भाई साहब खेती कैसी चल रही है, बहुत अच्छी है, दूसरे अगर साहब बहुत दुखी हो गए। अगर आप किसी को ये बोलते हो कि भाई आप जो कर रहे हो ये ठीक तो नहीं है, तो सामने वाले बहुत विचलित हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो विजय जी, हम 40 साल से यही काम कर रहे हैं और आप कहते हो हम ठीक नहीं कर रहे। अब मुझे एक बात बताइए सर, अगर आप 40 साल से, 30 साल से, आपके पिताजी भी वही कर रहे थे, आप भी वही कर रहे हैं, आपके गांव में बाकी लोग भी वो कर रहे हैं, जब आप 40 साल से कोई काम कर रहे हैं या 20 साल से एक खेती कर रहे हैं, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सही काम नहीं कर रहे, आपको सही पैसा नहीं मिल रहा? ऐसा क्या है कि आपको ये लगता है कि मेरा माल नहीं बिक रहा, अगर बिक रहा है तो सही दाम नहीं मिल रहे? कभी सोचा है आपने? 30 साल, 40 साल का अनुभव आपको क्या सिखाता है? ये आपको सोचना पड़ेगा। और अक्सर गलती पता है कहां होती है? गलती ये होती है कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन जो मैं कर रहा हूं बस वही कर रहा हूं, मैं कहता हूं इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहीं पे ही हम लोग गलत रास्ते पे जाना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज आपको मैं एक पहले एग्जाम्पल देता हूं और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अभी लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं और फिर हम उससे चर्चा करेंगे कि मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। क्योंकि ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, और अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हमारे लिए समस्या ये हो जाती है कि हम चाहते हुए भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हम जो कर रहे थे वो अल्टीमेट है। मैं आज जो आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, मैंने एक केस स्टडी ली है। अभी हमारा रबी का सीजन चल रहा है, मस्टर्ड की बुआई हो चुकी है। इस मस्टर्ड की बुआई के अंदर मैंने सिर्फ इसलिए एक केस लिया है क्योंकि इसमें 4-5 राज्यों का मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं। और जब मैं 4-5 राज्यों का डेटा आपके सामने रख रहा हूं तो आपको मैं एक एक चीज इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझें
कि आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या उसमें और सुधार की जरूरत है या नहीं है। और अगर जरूरत है, सुनील जी मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं फाइल आपके सामने खोल देता हूं। हाँ जी। तो मेरा ये पर्पस सिर्फ ये कहने का था आज आपको कि जब आप इस पूरे प्रोसेस को कर रहे हैं तो ये जरूर देखें, जैसे बिहार के हमारे साथी ने बात करी, तो मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले ये समझें कि आपको बॉम्बे में माल बेचना है, आपका कंपटीशन बाजार में कौन है? आपका कंपटीशन है जलगांव का किसान। क्या हम जलगांव के किसान से अच्छा माल दे सकते हैं? आपके लिए सवाल ये है। और अगर आप उसको कर लेते हैं, सुनील जी मैंने आपको ना उस पे ईमेल पे भेज दिया है। ठीक है विजय जी, हम लोग खोल देंगे उसको। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जब आप बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी क्वालिटी, क्या हम जो बात कर रहे हैं अपने किसान साथियों के साथ, क्या मैं जो बात करना चाह रहा हूं या जो सामान कस्टमर को देना चाह रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो बेंचमार्किंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हमें पहले इस बात को समझना होगा। बेंचमार्किंग का फायदा होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना। क्या मेरी प्रोडक्टिविटी जलगांव से ज्यादा है? क्या मेरे केले की क्वालिटी जलगांव से बेहतर है? क्या मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जलगांव से कम है? क्या मेरा जो वैरायटी है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या जलगांव के केले से ज्यादा है या कम है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब आपका सामान बाजार जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, कंज्यूमर ये कंपेयर करेगा कौन से केले का टेस्ट अच्छा है। आपने देखा होगा कि मैं केले का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि केरल में एक छोटा सा केला आता है जो करीब 3-4 इंच का ही होता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है और वो प्रीमियम पे बिकता है, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं उस केले को स्टडी किया और ये बताया कि वो जो केला है, छोटा केला है, चाहे केरल का, बड़ा साइज नहीं है उसका, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, इसलिए उसकी डिमांड अच्छी है। इसी तरह से अगर आप चले जाते हैं कहीं और, बहुत बड़े बड़े केले भी मिलते हैं लेकिन उसकी डिमांड कम है। क्यों? लोग कहते हैं खाने में टेस्टी नहीं है, सब्जी या चिप्स अच्छे बन जाते हैं, उसका एक अलग यूटिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है, थैंक यू गौरव जी, एक और स्लाइड होगी। तो जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अभी जैसे मैं आपके सामने स्लाइड रख रहा हूं, मैंने मस्टर्ड का लिया है। मस्टर्ड में कई राज्यों में हमारे यहाँ पे मस्टर्ड की पैदावार होती है, लेकिन हर राज्य में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमें लगेगा कि कहीं के किसान को मस्टर्ड उगाने में फायदा हो रहा है, कहीं के किसान को मस्टर्ड लगाने में घाटा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। विजय जी, शायद ग्राफ शेयरिंग में प्रॉब्लम है। नहीं, सेम होगा, सेम स्लाइड होंगी, दोनों तीनों ही वो उसके इमेज फाइल्स हैं। अच्छा, 3 फाइलें हैं, तीनों इमेज फाइल है। इसको क्लोज करके आप दूसरा खोल लीजिए। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आज मैं बात करूं, मेरे सामने चार्ट है, मैं खोल लेता हूं जब तक हम स्क्रीन पे लेते हैं उसको। हाँ, ये आ गया। अब सारे किसान भाई इस बात को देख रहे होंगे। अब देखिए मस्टर्ड का आपके सामने लाइव एग्जांपल। ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ ये बताता है कि सबसे लेफ्ट में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो नीले रंग का है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, सीजन वही है, क्रॉप वही है, लेकिन मध्य प्रदेश की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, जबकि वेस्ट बंगाल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मध्य प्रदेश। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए बाजार का भाव, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि बाजार का भाव मान लीजिए चल रहा है 25 रुपए किलो, उदाहरण के लिए, ठीक है। मस्टर्ड की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मध्य प्रदेश में आती है 15,000 और बंगाल में आती है 25,000। अब बताइए कौन सा किसान फायदा उठाएगा मस्टर्ड की खेती में? बाजार का भाव चल रहा है 25। ये बाजार की हकीकत है, ये लाइव एग्जाम्पल है, ये पिछले साल का 18-19 का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं।
जब हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश का किसान, और मैं वेस्ट बंगाल का किसान हूं, या मैं राजस्थान का किसान हूं, या मैं बिहार का किसान हूं, या मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूं, क्या मुझे सोचना नहीं चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे से कम क्यों है? वहां ऐसा क्या होता है? वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो सस्ते में पैदा कर लेते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं? मैं मेहनत करता हूं और मेरा खर्चा बढ़ता है। मैं जितने भी एफपीओ यहां हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप अपनी अपनी फसल की लिस्ट बनाएं, और ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। ये आपको सीएससीपी की एनुअल रिपोर्ट्स में हर साल मिल जाएगा। आप उस रिपोर्ट का सेक्शन डाउनलोड करें और उसको ये पढ़ें कि मैं चना उगाता हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेट क्या आ रही है, मेरे से आगे ज्यादा एफिशिएंट कम खर्चे पे कौन से राज्य पैदा कर रहे हैं, मेरे से महंगा कौन है। जिस दिन आप ये कंपैरिजन शुरू कर देंगे, जिसको हम बेंचमार्किंग कह रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको सही दिशा अपने आप मिल जाएगी। कभी कभी हम लोग कहते हैं नहीं जी, मैं जो कर रहा हूं ठीक हूं, मैं तो 40 साल से यही कर रहा हूं। अब मुझे बताइए कि जो किसान राजस्थान में सरसों उगा रहा है, वो तो 40 साल से वो भी उगा रहा होगा, लेकिन वो मध्य प्रदेश से अभी भी महंगा है। ऐसा क्यों? कुछ तो बदलने की जरूरत है। कुछ तो हमें सोचना होगा राजस्थान के किसानों को कि हम मध्य प्रदेश से महंगे क्यों हैं। गुजरात के किसान को सोचना होगा हम महंगे क्यों हैं। हरियाणा के किसान को सोचना होगा हम महंगे क्यों हैं। कुछ तो सोचना होगा। अब आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आप सही बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में जो रिकमेंडेड बीज है, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो बाजार में सस्ता मिल रहा है वही खरीद रहे हैं? या किसी कंपनी ने कोई प्रमोशन स्कीम चलाई कि हमारा बीज सस्ता है, लगाओ। कंपनी तो अपना बीज बेच के निकल गई, नुकसान किसका हो गया? आपको यील्ड नहीं मिली। और मैं आगे डिटेल में जाऊंगा, एक एक छोटे छोटे आंकड़े पे जाऊंगा। आपने जरूरत से ज्यादा बिजली पानी लगा दिया, जरूरत से ज्यादा आपने उस पर ऊर्जा लगा दी, जरूरत से ज्यादा आपने लेबर लगाई, लेबर आपने हायर करी 8 घंटे की, लेकिन उसने काम किया 3 घंटे। आपने ध्यान ही नहीं दिया, खर्चे आपके बढ़ते गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर कदम पे हमें सोचना होगा, नहीं तो मध्य प्रदेश के किसान के आगे आप कमा भी लेंगे, लेकिन उतना आपको मुनाफा नहीं मिलेगा जो मध्य प्रदेश के किसान को मिल रहा है। अब ये समस्या आती है कि हमें सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? जैसा मैंने कहा कि आंकड़े आपके सामने हैं, सीएससीपी की रिपोर्ट है। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का डेटा इकट्ठा करिए। देखिए, आप एफपीओ की ताकत, जैसे हमने पिछली बार कहा, अब आपको समझ में आएगी कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बोलता हूं मध्य प्रदेश में कि आप मुझे बताइए आपकी रिकमेंडेशन क्या है। आप केवी के है, आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में भी है, आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? और वही चीज आप उनसे पूछिए कि आप जो रिकमेंड कर रहे हैं, आपके रिकमेंडेशन से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्य प्रदेश से ज्यादा क्यों आ रही है? आप अपने वैज्ञानिकों से सवाल करिए कि हमें उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे काम चाहिए जो मध्य प्रदेश का किसान कर रहा है। आप यूनिवर्सिटी को फोर्स करेंगे सोचने के लिए। हो सकता है यूनिवर्सिटी वापस आए और ये कहे कि देखिए, मध्य प्रदेश का किसान अपनी जमीन में बकायदा सॉइल हेल्थ कार्ड टेस्ट करके उसमें बराबर जिंक सल्फेट डालता है, जिसके कारण उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। आप लोग नहीं करते। आपको सोचना होगा कि आज तक आपको कहा गया कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें, आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यूरिया डाल रहा हूं। फर्क यहां दिख रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आपका यील्ड घट गया। तो हर छोटी जानकारी, कभी कभी हम लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, फर्क दिखता है। इतना पड़ता है कि आपकी आमदनी 10,000 रुपए एकड़ कम हो जाती है, इतना फर्क पड़ता है। तो कभी भी आपको अगर कोई जानकारी दे, तो आप इस बात को ये मत सोचिए कि मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूं, मैं तो 50 साल से काम कर रहा हूं, मुझे सब पता है। अगर सब पता है तो आप महंगे क्यों है भाई? राजस्थान का किसान महंगा क्यों है? हरियाणा का किसान मध्य प्रदेश से महंगा क्यों है? वेस्ट बंगाल का किसान महंगा क्यों है? ये वाजिब सवाल है या नहीं है? ये आपको सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में आता हूं। गौरव जी, वो 2.1 जो स्लाइड है वो लगाइए प्लीज। अब मैं आपको थोड़ा आंकड़ों में डिटेल में ले जाता हूं।
कि देखिए कैसे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बेंचमार्किंग क्यों जरूरी है। और मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 आंकड़े ही रखूंगा क्योंकि टाइम की कमी है, लेकिन ये उदाहरण है, ऐसा आप हर फसल के लिए कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने 5-6 राज्य रखे हैं, ठीक है। आपके सामने है मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। आप सारे आंकड़े पे ना जाएं। गौरव जी थोड़ा सा क्लैरिटी आ सकती है, इसको स्क्रीन बड़ा कर दें प्लीज, इसका व्यू बड़ा कर दें, थोड़ा और कर दें। चलिए कोशिश करते हैं गुजारा करने की। आप नीचे आ जाइए, सीधी सी बात है सीड कर लेके। अब आप सीड की कॉस्ट देखिए, सीड की कॉस्ट में क्या आ रहा है कि यहां पे 1027 रुपए का सीड था, अब पिछले 3 साल में सीड की कीमत हो गई 3000 रुपए। आप यहां पे जो फर्टिलाइजर के ऊपर वाली लाइन है, गौरव जी वहां अगर कर्सर कर सकते हैं, हाँ, आप वहां देख लीजिए। इसी तरह से आपने देखा हर साल बीज के दाम बढ़े, ठीक। ऊपर लीजिए जरा फर्टिलाइजर पे, थोड़ा सा और ऊपर और ऊपर, हाँ। अब आप फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर भी आपका 28 से बढ़ के 32 हो गया राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 33 से 36, सब जगह फर्टिलाइजर के रेट भी बढ़े। ये आंकड़े आपके सामने, मेरे नहीं है, ये CSCP ने कैलकुलेशन करी है। 17-18 और 18-19 2 साल के बीच में, 3 साल के बीच में क्या क्या फर्क आया। अगली स्लाइड पे आ जाइए गौरव जी, नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए 2.2। अब जो ये स्लाइड आपके सामने आई है, जहां पे नीचे एरो लगे हुए हैं, उसको अब ध्यान से देखिए। गौरव जी बड़ा कर दीजिए प्लीज। हुआ क्या यहां पे, अगर आप देखेंगे इसमें हमारे खर्चे बढ़े। आप ध्यान से देख रहे थे पहली स्लाइड, वहां पे खर्चे बढ़े, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी यील्ड नहीं बढ़ी। आपने बीज में पैसा लगाया, आपने फर्टिलाइजर में पैसा लगाया, पिछले साल से ज्यादा लगाया, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो हम चूक रहे और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। आपके सामने ये डेटा है, देखिए पिछली बार ये प्रोडक्टिविटी पे आइए, सेकंड लास्ट लाइन को खोलिए, हाँ, यील्ड 19 से 16 हो गया मध्य प्रदेश में। अब आप कहेंगे साहब बारिश हो सकती है, कीड़ा लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए यही प्लानिंग है, यही बिजनेस है। पंजाब के अंदर देखिए 15 से 15 खर्चा बढ़ गया, 6000 से 6600 या 52,000 से लेकर 56,000 हो गया पर हेक्टेयर का खर्चा, लेकिन यील्ड हमारी 15 की 15 रही। आगे देख लीजिए, दूसरे राज्यों में देख लीजिए, सब जगह यही हाल है। कहीं पे थोड़ा सा बढ़ा है, कहीं पे स्टैग्नेंट है, कहीं पे आगे गए, कहीं पे वापस पीछे आए। ये आंकड़ा आपको साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बंद कर दीजिए। मेरा ये कहना है किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप खर्चा भी कर रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं जमीन में, लेकिन जब हम यील्ड देखते हैं, जब हम आउटपुट देखते हैं, वो नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका एक ही मतलब है जिसको हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं कि जो तरीके को, जिस प्रायोरिटी को हम लेके काम कर रहे थे, वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें बीज बदलना पड़े, हो सकता है कि जो फर्टिलाइजर में जरूरत से ज्यादा डाल रहा हूं शायद उसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है कि मेरे को माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना हो, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट करानी जरूरी है। हो सकता है कि मैंने जिस चीज का कीड़ा लग गया इस बार, शायद पिछली बार नहीं था, तो अगली बार ये कीड़ा ना लगे उसका प्रिवेंटिव अप्रोच क्या हो सकती है। हो सकता है मौसम की खराबी आ जाए, तो मौसम की खराबी में क्या हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें बिजनेस में भी ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं फोर्स मेजर क्लॉज, कि जो मेरे हाथ में नहीं है। बाढ़ आ गई, मेरे हाथ में नहीं है, कोई और ऐसी बात होगी, घटना होगी जो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन
ऐसी बहुत कम होती हैं, रोज नहीं होती, हर सीजन में नहीं होती। लेकिन हम 3 साल का आंकड़ा देख रहे हैं, 3 साल में हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया मस्टर्ड का, क्योंकि अभी आप लोगों के खेतों में मस्टर्ड होगी। जानबूझ के मैंने मस्टर्ड इसलिए लिया क्योंकि मस्टर्ड आने में भी आपके पास 2-3 महीने हैं। सीरियसली जब आप वापस अपने अपने खेतों में जाएं, अपने किसानों के साथ बैठें, तो देखें कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। अभी भी अगर आपने सॉइल टेस्ट नहीं कराया तो तुरंत कराएं। हो सकता है कि सल्फर की कमी के कारण आपको मार्च अप्रैल में जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो आपको मस्टर्ड कम मिलेगा। मैं जानबूझ के मस्टर्ड का एग्जांपल लिया क्योंकि आप तुरंत इसका फायदा उठा सकते हैं आज से ही। तो मेरा सिर्फ निवेदन साथियों ये है आपसे कि अक्सर आपको ये लगता होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये देखा आपके सामने, मैंने कोई विदेशी आंकड़ा नहीं लिया है। मैं अगर चाहता तो आपको मैं जर्मनी, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का भी आंकड़ा दिखा सकता था, लेकिन उसका फायदा नहीं। अगर मैं भारत में ही सीख सकता हूं, मध्य प्रदेश के किसान से अगर मैं सीख सकता हूं, राजस्थान के किसान से सीख सकता हूं, मेरे गांव में जो प्रोग्रेसिव किसान है, आप अपने खेतों में देख लीजिए। अपना विद इन एफपीओ आप एक काम करिए, सारे मेंबर्स का अगली बार से यील्ड डेटा लीजिए कि भैया तेरे खेत में कितनी फसल आई। वो बोलेगा मेरे में तो साहब 2 क्विंटल लाई, या 5 क्विंटल लाई, या 20 क्विंटल आई। बाकियों में 17 क्विंटल आई, किसी में 15 आई, किसी में 22 आई, किसी में 27 आई। क्यों फर्क है? जिसकी सबसे ज्यादा यील्ड आई उस सीजन में, वो आपका गुरु, चाहे वो कितना ही छोटा किसान हो। आप इस बात को सोच के रखिए। इस बार जो सबसे ज्यादा फसल में यील्ड लेके आएगा किसान, उसको इस साल और अगले साल का हम गुरु मानेंगे। आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे ना, तो लोग विचार आपके सामने रखेंगे। वहां ये मत सोचिए कि ये छोटा किसान है, इसको क्या पता, जो सरपंच जी कहेंगे मैं उसी की सुनूंगा, या ये बड़ा किसान है मैं इसी की सुनूंगा। ऐसा नहीं है। ज्ञान की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसको स्टेटस और कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता। जो सीखना चाहता है वो सीख जाएगा, अब वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी स्टेटस का हो, अमीर हो या गरीब हो, ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान ज्ञान है, वो न्यूट्रल है। इसीलिए आप अपने एफपीओ में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बाकियों से अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनको उस क्रॉप का गुरु बना दो कि भाई देख, पिछली बार तूने 22 हेक्टेयर 1 एकड़ के अंदर तेरा 3 टन माल आया था, हमारा तो 1-1, 1.5, 2-2 टन आया, तेरे को ज्यादा कैसे आया, हम सबको सिखा। और जरूरी नहीं है कि वो आदमी हर फसल में मास्टर हो सकता है कि वो मस्टर्ड का मास्टर हो, दूसरा शायद गेहूं का मास्टर होगा, तीसरा मक्के का होगा, चौथा चारे का होगा, पांचवा गेहूं का होगा, छठा पैडी का होगा, या कोई फलू का होगा, कोई सब्जी का होगा। आपके एफपीओ के अंदर ही आपको इतने सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जिन्होंने अच्छा काम किया। अगली बार हो सकता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट आपके लिए मास्टर बन जाए। इस बार उसके खेत में मान लीजिए सबसे अच्छी फसल आई, अगले साल सीजन तक के लिए हम तेरे को अपना मास्टर मानते हैं, हमको सबको सिखा। हो सकता है कि और अच्छे किसान आप में ही हो जो मेहनत करके इस बार उससे आगे निकल जाए, अगली बार वो मास्टर बन गया। जब आप एक पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे, आपके अंदर ही इतना ज्ञान निकलेगा कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपके मेंबर 200-500 हैं और अगर आपने एक दूसरे से भी सीखना शुरू कर दिया, बेंचमार्किंग जिसको मैं कह रहा हूं, अच्छी प्रैक्टिसेस, कि भाई तूने क्या किया, वो कहेगा ऐसा मैंने तो ये भी डाला था, मेरे को तो पता लगा था, तो मैंने बुआई के समय साथ में ये नेमेसाइड्स भी डाला था, या मैंने इसमें सल्फर या जिंक भी थोड़ा सा डाल दिया था सर, इसलिए फायदा आया। तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम है भाई? बाकी क्यों नहीं डाल सकते? और जब आप बाकी डाल सकते हो, जिंक सल्फेट या बाकी कोई और बोरोन या कोई सल्फर या कोई ऑर्गेनिक मैटर, जिससे आपकी गुणवत्ता बढ़े, जमीन की प्रोडक्शन बढ़े, तो नुकसान किसका है? तो जो आप पहले बात कर रहे थे कि क्या हम नेफेड की मंडी में, वाशी में आके माल बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, क्योंकि अब आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप हिंदुस्तान में सबसे कम लागत के प्रोड्यूसर बन गए। बाजार कहीं भी चला जाए आपको प्रॉफिट मिलेगा। उदाहरण आइए वापस मस्टर्ड का। मस्टर्ड का रेट कुछ भी हो जाए, मध्य प्रदेश के किसान को तो फायदा होना ही होना है, क्योंकि उससे नीचे तो रेट जाएगा नहीं।
बंगाल का किसान फायदा करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। वो 35 रुपए की बात कर रहा है, बाजार का रेट 25 है, मध्य प्रदेश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 है। 25 का अगर 20 भी हो जाता है, रेट गिर भी जाता है, मध्य प्रदेश का किसान फिर भी कमा के निकलेगा। ये फायदा है बेंचमार्किंग का, कि आप कभी घाटा नहीं उठा सकते अगर आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं। इसीलिए आप अपने अपने एफपीओ में ये देखें, और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि क्या मेरी जमीन मस्टर्ड के लिए है, या मस्टर्ड के सीजन में मैं कुछ और लगाऊं। या आज जैसे कल भी मैंने एक एनालिसिस किया था कि पंजाब में पिछले 10 साल में अगर आप 2009 से लेकर 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो गेहूं की पैदावार में सिर्फ 16% की बढ़ोतरी हुई है, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। और चावल में सिर्फ 2% का यील्ड बढ़ा है, 2%, और एमएसपी 100% बढ़ा है चावल में। तो आप क्या कर रहे हैं? आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, कमाई नहीं बढ़ा रहे। ये आपको सोचना होगा। इसीलिए आज पंजाब का किसान परेशान है कि हमारी आमदनी नहीं है, क्योंकि आपकी यील्ड नहीं बढ़ रही। अब आपकी यील्ड क्यों नहीं बढ़ रही? अब आप कहेंगे नहीं मैं तो चावल ही उगाऊंगा, लेकिन चावल में तो ग्रोथ 2% मिली आपको 10 साल में, 2%। आप अगर चावल छोड़ के कुछ और उगाते तो कई गुना कमा लेते, लेकिन एक वो जिद हो जाती है किसान की कि मैं तो यही काम करूंगा। तो नुकसान आप किसका कर रहे हैं? आप नुकसान खुद का कर रहे हैं। इसीलिए आप अपनी जलवायु को समझें। वहां पे अगर आपको लगता है कि मैं वेस्ट बंगाल के अंदर मेरे को मस्टर्ड लगाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो मस्टर्ड मध्य प्रदेश से खरीद लूंगा, तो उस सीजन में मैं ऐसा क्या उगाऊं जो मैं मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों से ज्यादा अच्छा कर सकता हूं और ज्यादा मुनाफा कमाऊं। जब हम बिजनेस चलाते हैं हम क्या करते हैं? हम भी अपने आसपास कॉम्पिटिटर को स्टडी करते हैं कि ये मैं अगर सोयाबीन प्रोसेसिंग करता हूं, मेरी बेंचमार्किंग थी कि हेक्सेन, जब हम सोयाबीन से तेल निकालते हैं उसमें हेक्सेन यूज करते हैं। मेरे यहाँ हेक्सेन का कंजम्पशन कितना है? 2 लीटर पर टन। पड़ोसी के तो 1.5 लीटर आता है, किसी और कंपनी में 1.25 लीटर आता है, किसी के अंदर 4 लीटर आता है। तो मेरा ज्यादा क्यों है? मैं अपनी मेंटेनेंस टीम के साथ बैठता था, भैया हमारा इतना नुकसान क्यों हो रहा है? वहां पड़ोसी जब 2 किलो पर टन में काम कर सकता है तो मेरे यहाँ 3 क्यों लग रहा है? हम कहाँ गलत जा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं रोज का 600 टन माल पैदा करता हूं, अपनी प्रोसेस करता हूं, तो 600 लीटर एक्स्ट्रा, और 100 रुपए का अगर एवरेज कॉस्ट भी लगाऊं तो 600 इंटू 100 60,000 रुपए का एक्स्ट्रा रोज का खर्चा है मेरा। 365 दिन जोड़ दीजिए आप। मैं कभी जिंदगी में प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता। कहने को क्या होगा, विजय जी क्या फर्क पड़ता है 1 किलो और 2 किलो में? यार 1 किलो की तो बात है, लेकिन जब आप 1 किलो इंटू 600 इंटू 365 करते हो ना, आपकी कुर्सी हिल जाती है, आपकी कंपनी डूब जाती है 1 किलो में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कभी भी इन आंकड़ों को 1 किलो आधा किलो करके मत समझो। आप ये देखो कि आपके पड़ोस वाला कहां है, आपका बाकी सिस्टम कहां है, क्या आप दूसरों से अच्छे हैं? और ये ओवरनाइट नहीं होगा। हो सकता है कि आप केले में अच्छे हो, सरसों में अच्छे नहीं हो। आप हर जगह खराब नहीं हो सकते। आपके यहां पे सब्जी बहुत अच्छी हो सकती है, वेस्ट बंगाल की जमीन बहुत अच्छी है सब्जी के लिए, आलू के लिए, तो आप सरसों क्यों उगा रहे हैं? और अगर आप सरसों उगाना चाहते हैं जरूर उगाएं। अगर आपको लगता है कि आपको रेट अच्छा मिल रहा है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप अफोर्ड कर सकते हो, जरूर करें। मैं नहीं कहता आप मत करें, सारा मतलब वेस्ट बंगाल सरसों उगाना बंद कर दे, नहीं। लेकिन आपके सामने ये बात तो पक्का है कि आपका जो कंपटीशन है, जो सरसों का तेल मध्य प्रदेश से आएगा, उसके साथ आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन है 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। वहां का तेल आपको शायद 100 रुपए पहुंच के मिल जाए। लेकिन जब आप अपना काम करेंगे तब आपको शायद पता लगेगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 125 रुपए है। तो आप मध्य प्रदेश के आगे खड़े कैसे होंगे सर? कॉम्पीट कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी बोतल पे लिखा होगा 125 रुपए, मैं माल बना के बेच रहा हूं मध्य प्रदेश से 100 रुपए, तो कस्टमर क्या देखेगा? कस्टमर ये देखेगा यार सुनील जी ने तो 100 रुपए में बेच दिया, विजय सरदाना 125 में काम कर रहा है, वो उससे उसको कोई मेरे से रिश्तेदारी थोड़ी है, वो तो सुनील जी का माल लेके निकल जाएगा, उसको तो अच्छा तेल से मतलब है।
उसको ये थोड़ी मतलब है कि ये मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है या ये बंगाल में पैदा हुआ है। कस्टमर तो ये देखेगा कि उसको सही चीज किस रेट पे मिल रही है, वो फैसला करेगा। इसीलिए जो आपने अभी वाशी की चर्चा करी, आप कहीं से भी माल बेचें, वाशी बाजार आपके लिए बनाया, लेकिन कस्टमर नहीं खरीदेगा हर माल। वो तो ये देखेगा सही मेरे लिए क्या है, क्या हम कस्टमर को सही दाम पे सही चीज दे पा रहे हैं। हमारी बेंचमार्किंग किससे होगी? क्या बिहार का केला जलगांव के केले से अच्छा और सस्ता पहुंच सकता है वाशी? ये आपकी बेंचमार्किंग है। क्या आपकी जो फल सब्जियां हैं राजस्थान या गुजरात से, वो कर्नाटक की सब्जियों से अच्छी और सस्ती पहुंच सकती है वाशी मार्केट? अगर आप कर सकते हैं, आपके लिए बाजार खुला है। लेकिन अगर आप कहेंगे साहब मैंने तो भेजी थी, मेरे को तो रेट मिला नहीं, वाशी मंडी का काम आपको रेट दिलाना नहीं है। वाशी मार्केट का काम है कस्टमर के आगे आपके माल को रखना। डिसीजन कस्टमर ही लेगा। वाशी मंडी का एमडी या नेफेड के एमडी नहीं लेने वाले हैं कि किसका माल बिकना है और किसका नहीं बिकना है। वो सारा काम जरूरी है। मेरा ये कहना है कि वाशी मंडी आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। एक तरफ आपका माल होगा, एक तरफ कर्नाटक का माल होगा, एक तरफ गुजरात का होगा, एक तरफ राजस्थान का होगा, एक तरफ बिहार का होगा। सारे माल कस्टमर के आगे हैं। अब कस्टमर डिसाइड करेगा कि किसकी बास्केट में से, किसकी क्रेट में से माल उठाना है। ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या हमारा माल की क्वालिटी, पैकिंग, ग्रेडिंग, सिस्टम, क्या हम दूसरों से अच्छे हैं। अब आप कहेंगे साहब इस सब की क्या जरूरत है? बहुत सिंपल। आप खुद जब बाजार जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एफपीओ चला रहे हैं, आप किसान हैं, लेकिन जब आप खुद खरीदने जाते हैं, आपके शहर में 50 मिठाई की दुकानें होंगी, आप कौन सी दुकान से मिठाई खरीदते हैं? आपके बच्चे को आपको स्कूल भेजना है, आप क्या कोई भी स्कूल में भेज देते हैं? आप बेंचमार्किंग नहीं करते कि किस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, कहाँ पे टीचर अच्छे हैं, कहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कहाँ बच्चों को खेलकूद भी सिखाया जाता है। क्या आप इन बातों का ध्यान नहीं करते? जब आप मोटरसाइकिल, साइकिल, कार खरीदने जाते हैं, ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, क्या आप कंपेयर नहीं करते कि कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है मेरे लिए, कौन सी चीज अच्छी है मेरे लिए, कौन सी साइकिल अच्छी है मेरे लिए, कौन सा मोटरसाइकिल अच्छा है मेरे लिए? जब आप बाजार में हर चीज कंपेयर करके खरीदते हैं, तो क्या जब लोग आपका सामान खरीदेंगे तो कंपेयर नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। तो मेरा सिर्फ किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि आप हमेशा अपने आप को कंज्यूमर की तरह से सोचें, कभी भी किसान की तरह से ना सोचें। आपको ये लगता है क्योंकि मैं किसान हूं, मैंने पैदा कर लिया, तो मतलब पूरी दुनिया बस मेरा ही सपोर्ट करती रहे, जैसा गलत सलत जो मैं काम करूं बस मेरे को पैसे मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक मैं अगर कंपनी का सीईओ था, मैं अपनी टीम को एक ही बात कहता था, मेरी तनख्वाह मालिक नहीं देता है, कस्टमर देता है। क्योंकि मैं माल बना के उसके पास ले जाता हूं, अगर मैंने माल खराब बनाया तो वो नहीं खरीदेगा, तो नुकसान किसका हुआ? पूरी मेहनत करने के बाद कस्टमर ने कह दिया सॉरी मिस्टर सरदाना, आपका माल खराब है, तो मैं 4 पैसे भी नहीं कमा पाऊंगा। तो कितने दिन ऐसे चलेगा? अल्टीमेटली मेरी कंपनी बंद हो ही जाएगी ना। इसीलिए मैं हमेशा अपनी टीम को कहता था, भैया हम सबकी तनख्वाह हमारा कस्टमर देता है, मालिक कोई नहीं देता है। तो जब तक कस्टमर आपसे खुश नहीं है, आपकी कंपनी चल नहीं सकती, क्योंकि कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदेगा। माल नहीं खरीदेगा तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो तनख्वाह कहां से आएगी? जब तनख्वाह नहीं आएगी, आपका माल नहीं बिक रहा, तो कितने दिन आप काम करोगे? किसान को भी ये सोचना होगा कि आपका जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर कोई चैरिटी नहीं है। आप एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह लो, सोशल सर्विस की तरह मत लो। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि मैं ऐसी क्या मेहनत करूं जिससे मेरा मुनाफा बढ़े, यह आपको सोचना होगा। और एज ए कस्टमर मुझे ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि मैं किस किसान का माल खरीदूं जिसमें मुझे फायदा हो। ये फाइट बाजार में हमेशा रहती है, इसी को बाजार बोलते हैं। मैं मध्य प्रदेश का किसान का माल ले लूंगा, मुझे सस्ता और अच्छा मिल रहा है, मैं क्यों लूं राजस्थान का? मैं तो ग्राहक हूं, मैं व्यापारी हूं।
लेकिन आपको ये मुझे कहना होगा कि विजय जी मैं आपको सबसे अच्छा माल दे सकता हूं, आपको जिस क्वालिटी का चाहिए मैं दे रहा हूं, मेरी कॉस्ट सबसे कम है, आप मेरे से डील करिए, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, उसको व्यापार बोलते हैं। तो मेरा सिर्फ निवेदन आप लोगों से यह है कि जो भी काम आप करें, आप अगर बीज उठा रहे हैं बाजार से, खाद उठा रहे हैं, दवाई उठा रहे हैं, कोई जानकारी ले रहे हैं, ये मत सोचिए मेरे को तो पड़ोसी ने कहा था, मेरे को तो यूनिवर्सिटी ने कहा था। आप यूनिवर्सिटी को सवाल करिए, बेंचमार्क करिए, क्या इसकी यील्ड मेरे को मध्य प्रदेश से ज्यादा मिलेगी? जो कंपनी आपको कहे कि मेरा बीज अच्छा है, यील्ड बताओ कितनी है, क्या बाकियों से अच्छी मिलेगी? अगर वही फायदा है और सस्ते में मेरे को अल्टरनेट मिलता है तो मैं क्यों नहीं लूं? तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप अपने काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, सोच बदलिए। जो काम आप करें हमेशा कंपेयर करिए कि क्या जो आप निर्णय ले रहे हैं क्या ये सबसे अच्छा निर्णय है, क्या इसके आगे भी कोई और निर्णय हो सकता है, और वहां पे सबकी राय लीजिए। और आपके एफपीओ के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो अलग अलग ढंग से सोचते होंगे, हर नए विचार को आने दीजिए। ये मत सोचिए अगर तू बैठ चुपचाप, मैं हूं ना प्रेसिडेंट, मैं बताऊंगा, मैं सीईओ, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप सीईओ हैं लेकिन आप भगवान नहीं है, गलती आप भी कर सकते हैं। कंपनियां करती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां डूबती हैं क्योंकि सीईओ ने गलती करी, वहां के डायरेक्टर्स ने गलती करी, कंपनियां डूब गई। तो ये मानना जरूरी नहीं है कि कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है तो वो भगवान हो गया, ऐसा नहीं होता है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमेशा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम हमेशा अच्छी चीज सीखें, जो हमसे आगे है उससे सीखें। अगर मुझे कुछ सुनील जी से सीखना होता है, मैं फोन करके पूछता हूँ, सुनील जी बताओ यार समझ नहीं आ रहा। सुनील जी को कोई चीज पूछनी होती, विजय भाई ये बताओ यार इसका क्या करना है। हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर मैं इस गलतफहमी में रहूं कि मुझे सब आता है और सुनील जी को कुछ नहीं आता, तो मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुझे सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया रोज बदलती है, बाजार रोज बदलता है, टेक्नोलॉजीज रोज नई आती है बाजार में। और मैं ये कह दूं नहीं जी मैं तो 20 साल पहले यही कर रहा था, मैं तो यही करूंगा, तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर, आपके बाकी एफपीओ, बाकी किसान आगे निकल जाएंगे, आप सिर्फ सरकार को कोसते रहेंगे, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। हमेशा आपका भविष्य आप ही के हाथ में है, बाकी लोग तो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, आपका भविष्य नहीं सुधरेगा। तो मेरा सिर्फ एफपीओ साथियों से निवेदन ये है कि आप, जैसे मैंने कल आपको पिछली बार एक एक्सरसाइज दी थी, आज मैं आपको कह रहा हूं, आप जितने आपके मेंबर हैं, जो भी इस समय फसल चल रही है आपके खेत में, आप अपने उन मेंबर्स को बोलो कि बताओ यार पिछले बार लिस्ट बना लो, कितने सरसों वाले किसान हैं, कितने गेहूं वाले किसान हैं, कितने चने वाले किसान हैं, कौन कौन सी फसल इस सीजन में लग रही है। पिछली बार हमारे एफपीओ में सबसे ज्यादा अच्छी फसल किसने निकाली थी, उसका लिख लो और उसको पूछो कि देख अभी भी अपने पास 2-3 महीने हैं, बता क्या करे थे ताकि इस बार की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अगले सीजन में तो हम शुरू से कर लेंगे, अभी बीच में से तो शुरू तो करो। तो आप अपने अपने एफपीओ में ये पता करें कि सबसे ज्यादा यील्ड किसने दी थी, और उसको उस क्रॉप का मास्टर बना दो कि अब तेरी ही जिम्मेवारी है सबको गाइड करना। मैं गारंटी देता हूं पिछले साल और इस साल के बीच में आपकी यील्ड में फर्क आ जाएगा। आपको ना सरकार की चिंता है, ना मेरी चिंता है, ना सुनील जी की इंतजार करनी है, आप खुद आज से ही कर सकते हैं। तो इस हफ्ते का मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि जो जो फसलें आपके एफपीओ मेंबर्स उगा रहे हैं, तुरंत उनको बोलिए कि भैया बताओ सबसे ज्यादा यील्ड किसकी थी इस बार, पिछले साल, इस सीजन में, कौन कौन सी फसल में, जो नाम आ जाए बस वही गुरु। और उसको कहो तेरी जिम्मेवारी है, सबको बैठा चौपाल पे और ट्रेनिंग शुरू कर दे। देखो आप इसी साल से अपनी आमदनी बढ़ती देख लेंगे। तो सुनील जी आज मैं सिर्फ यहीं पे ही बात रखना चाहूंगा, और अगर कोई सवाल है तो मैं लेता हूं। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद। तो एक सवाल है जो विजय जी के विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कोई पूछ रहा है कि हाउ टू रीच नाफेड और फीफा फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स एज वी आर न्यूली स्टार्टेड एफपीओस
तो इस पे अगर एमडी साहब या सुदर्शन जी कुछ बोलना चाहे तो, और फीफा के सारे कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में दिए जा चुके हैं, तो आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। एक सवाल आगामी कार्यक्रमों के बारे में बापू बोरसे जी ने पूछा है, आपको हम निरंतर अवगत कराते रहेंगे। और जहां तक विजय जी के संबोधन का सवाल है, विजय जी एमबीए है IIM अहमदाबाद से प्रबंधन में, तो उनके वक्तव्य से ये दर्शित हुआ होगा आप लोगों को। उन्होंने LLB कर रखा है, PhD भी है और मास्टर्स कर रखा है, तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। और प्रबंधन और मैनेजमेंट FPOs के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये मनन और चिंतन का विषय है। जो उन्होंने बेंचमार्किंग के बारे में हम सब लोगों को सलाह दी है, उस सलाह का हम पालन करें तो हमें काफी फायदा देगा। और विजय जी ने एक तरह से FPOs के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अपने समय का एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं हर हफ्ते उपलब्ध रहूंगा। और यहाँ जो उपस्थित FPOs हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अगर वो चाहती हैं कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए अगर दिन भर समय चाहते हैं कि विजय जी आए हमें ट्रेन करें, क्योंकि विजय जी का एक्सपर्टीज इवन पैकेजिंग में है, पैकेजिंग पे ही वो आपको एक पूरे दिन का सेशन ले सकते हैं कि पैकेजिंग आपके उत्पादों का कैसे करें, सॉर्टिंग कैसे करें, पैकिंग कैसे करें, ग्रेडिंग कैसे करें। तो मैं ये अनुरोध करूंगा FPOs के मेंबर्स को, लीडर्स को, कि आप जिस विषय पे चाहते हैं उन विषयों पे आप फीफा में संपर्क करें। आप आपकी रिक्वेस्ट बताएं कि किस विषय पे आप ट्रेन होना चाहते हैं, और विजय जी उस पे समय देंगे, उसका चाहे तो अभ्यास करेंगे और आपके समक्ष वो प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे इस सत्र को खत्म करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुदर्शन सूर्यवंशी जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। थैंक यू वेरी मच विजय सल्ताना जी। ओवर टू सुदर्शन सूर्यवंशी। धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी। फीफा संघ साझेदारी और उद्यमिता अभियान की आज की चौथी कड़ी में श्री नरेंद्र पवार साहब, श्री विजय सदाना साहब, श्री संजीव कुमार चड्डा साहब, MD ऑफ नाफेड, श्री पंकज कुमार प्रसाद, MD ऑफ फीफा एंड एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड, चेयरमैन ISAP सुनील जी, CEO ISAP कमल जी, और सारे अधिकारी ISAP फीफा और नाफेड के, आपने सब में इसमें समय दे के इस कड़ी को सफल बनाया। मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद देता हूं। और जो बात हम करते हैं कि फार्म टू फोक या खेत से रसोई तक, श्री नरेंद्र पवार साहब ने उसका उदाहरण आपको पेश किया है कि पिछले 8-9 साल में उन्होंने कैसे 0 से 100 करोड़ का टर्नओवर इस बिजनेस में स्थापित किया है। और उन्होंने ये भी दर्शाया कि सारे FPO इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। श्री स्वामी समर्थ शेतकरी FPO और फीफा के साथ मिलके, और MD सर ने भी बताया कि नाफेड की जो फैसिलिटी है वाशी मार्केट में, उसका लाभ लेते हुए हम कैसे कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, और सारे FPO के लिए इसमें फायदेमंद एक व्यवहार हो सकता है। सारे कुछ FPO पूछ रही थी कि इसमें सर्विस चार्जेस क्या होंगे, लेकिन उद्देश्य नाफेड का ये है कि इस फैसिलिटी द्वारा और इस प्रोग्राम के तहत FPO को जोड़ना, और ग्राहक जो पैसा कृषि उपज के लिए खर्च करता है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो किसान के जेब में जाना चाहिए। तो FPO को भी फायदा होना चाहिए और किसान को भी फायदा होना चाहिए, और FPO सस्टेनेबल भी बननी चाहिए।
श्री विजय कुमार सडाना साहब ने बताया कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी महत्वपूर्ण है और हम जिसे कम से कम रख के मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटिव स्थापित हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कृषि उपज है अन्य राज्यों की क्या तो विदेश से आयात करते हम इंपोर्ट करते हैं तो वो भी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कभी कभी कम होती है। तो हमारी एफपीओ को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी उपज पैदा करें वो कम से कम खर्चे में पैदा करें और हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे और क्वालिटी भी ग्राहक तक पहुंचाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सारी हमारी फीफा मेंबर एफपीओस की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो आज के कार्यक्रम में शामिल हुए और ऐसे ही इस उद्यमिता अभियान और एफपीओ की साझेदारी की कड़ी आगे हम बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू ऑल।